अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्निल मा। अच्छा जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 निकाल है जी, हैंड आउट में मौजूद है ये आपके। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 24 है ये ताहिर लोधी। सही है जी, हमारी बुक का सवाल है। वालेकुम अस्सलाम समीर। ये देख लेते हैं, रिक्वायरमेंट पहले पढ़ेंगे। 27 मार्क का सवाल है, वन ऑफ द हेवीएस्ट क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ मार्क्स वाइज देखा जाए तो ये पेपर का 1/4 से भी ज्यादा एरिया कवर कर रहा है। तो इस सवाल में ऐसी क्या खास बात है, तो हम देखते हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह से पहले कुछ आईसीएमयू के सवाल भी देख लिए हैं, वो हमने आईकैप के सॉफ्टवेयर में भी सॉल्व कर लिए हैं। और आईकैप के सॉफ्टवेयर में सॉल्व करने का हमारे पास काफी कुछ एक्सपीरियंस हो भी चुका है। अच्छा ये सवाल मैं आईकैप के सॉफ्टवेयर में सॉल्व नहीं करूंगा, ये मैं यही सॉल्व करूंगा, ठीक है। मगर आई थिंक कुछ जगहों में मैं आपसे रिलेट करता रहूंगा कि देखें यार ये चीज आईकैप के सॉफ्टवेयर में कहाँ हो सकती है, किधर हो सकती है, कैसे हो सकती है, ठीक है। ये अभी तक जो तरीकेकार बना है वही बनाए कि वर्किंग हमारी एक्सेल में होती है और फिर हम उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं मेन कंटेंट में आईकैप के सॉफ्टवेयर में, अगर हम बात करें तो ठीक है। बट हम अगेन देखें, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं आज भी यही कहूंगा कि ज्यादा बेहतर तरीका यही है कि हम इसको रजिस्टर पे पूरा प्रॉपर नोटिंग के साथ करें, ताकि जो वर्किंग है, बारीक कैलकुलेशन है, बारीक बारीक बातें, वो सारी की सारी कहीं आपके पास डॉक्यूमेंटेड है। क्योंकि एक्सेल के फॉर्मूले आई थिंक वहां पे रिकॉल करना, अगर आप एक्सेल पे भी सॉल्व करते हैं या आई पे सॉफ्टवेयर पे सॉल्व करते हैं, तो नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल है कि आपको 100% याद आ जाए चीजें। रजिस्टर में आप लिख सकते हैं, नोटिंग कर सकते हैं, वर्किंग नोट कर सकते हैं। तो आई थिंक इट्स बेटर कि हम पहले कॉन्सेप्ट अपना पक्का करें, प्रैक्टिस का एलिमेंट हम साथ साथ, वो आपने देखा है कि मैं कराता रहूंगा। इस टॉपिक में मैंने कुछ प्रैक्टिस करा दी, आगे भी इंशाल्लाह ये प्रैक्टिस आखिर तक चलती रहेगी, ठीक है जी। सवाल पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट है हमारे पास, evaluate the above investment by using discounted cash flow technique। बिल्कुल ही खुला सवाल दे दिया, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक से आपने जो है ना वो काम करना है। इग्नोर टैक्सेशन एंड डेप्रिसिएशन, एज्यूम 365 वर्किंग डेज। अच्छी बात है, जब टैक्सेशन ही इग्नोर हो गया तो डेप्रिसिएशन का भी कोई जवाब नहीं है, कोई गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल भी नहीं आएगा, इनिशियल लॉस वगैरह भी नहीं आएगा। मान लें 365 देने दी, कोई छुट्टी नहीं है ईद बकरा ईद की, ठीक है। पूरे के पूरे 365 दिन आपने काम करना है, ठीक हो गया जी। अच्छा आगे बढ़ते हैं जी, आगे हमसे क्या कह रहे हैं, आगे हमसे कुछ कह रहे हैं। सवाल पढ़ेंगे, सवाल में हमसे कहा जा रहा है, कहा है जी सवाल सवाल ये, डॉक्टर ताहिर लोधी इज प्लानिंग टू एस्टैब्लिश अ हॉस्पिटल विद 150 बेड्स कैपेसिटी इन हैदराबाद। हैदराबाद में ये ताहिर लोधी जो है, ठीक है, साहिर लोधी नहीं है, ताहिर लोधी है ये, खैर और कौन से लोधी है, खैर ठीक है जी। तो ये क्या कहते हैं, इन्होंने 150 बेड्स की कैपेसिटी का हॉस्पिटल बनाना है हैदराबाद में। द इनिशियल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट फॉर द हॉस्पिटल इज 500 मिलियन विच विल बी प्रोवाइडेड बाय डॉक्टर ताहिर। डॉक्टर ताहिर हैं जी ये, 500 मिलियन 50 करोड़ रुपए जो है इन्होंने कहा जी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और 150 बेड की कैपेसिटी का हॉस्पिटल है। द फॉलोइंग प्रोजेक्शन हैव बीन वर्कड आउट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। पहले साल का आपके पास डेटा आ रहा है जी। ऑक्यूपेंसी लेवल, रूम चार्जेस, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, परसेंटेज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रूम्स आर एस्टिमेटेड एज फॉलो। बहुत ही बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। अच्छा बहुत एक पेज का सवाल है, मगर परेशान नहीं होना है। मैंने आपको एक पेज का, कल तो 1.5 पेज के, मतलब पहले जो है 1.5 पेज के 2 सवाल करा लिए, जो मैंने टेस्ट में रखे थे ना, याद है गिरेंट टेस्ट 2 के नाम, गिरेंट टेस्ट 1 के नाम से, जो अब इंशाल्लाह बुक का पार्ट भी बन जाएगा आगे जाके, खैर ये बन गया होगा जिनके पास बाद वाला वर्जन आएगा। खैर तो माय पॉइंट है, मेरी बात समझ रहे हैं, तो आप परेशान नहीं होंगे जी। बड़ा सवाल आया, खैर हो गई, कोई बात नहीं। इस तरह के सवाल बहुत आए हुए समर, क्या कहते हैं 2014 मेरी अपनी अटेम्प्ट में इस तरह का एक सवाल था जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड था, ठीक है। फिर आगे सेंसिटिव एनालिसिस में एक सवाल आएगा, तो आपको सिनेरियो में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ए लाइन वाला सवाल आएगा आगे जाके। अच्छा जी, तो क्या कह रहे हैं जी, हमसे कुछ कह रहे हैं। Occupancy level, room charges, contribution margin, percentage of different types of rooms are estimated as under private, semi-private, general wards and ICU. Number of bed 20, 30, 70, 30. Occupancy 16%, 12%, 50%, 40%. Standard room charges per day 9,000, 7,000, 2,000, 11,000. Standard contribution margin percentage 42%, 46%, 52% and 75%। से कुछ डेटा बनाते रहते हैं जो हमारा तरीकेकार रहा है अभी तक। डेटा इस तरह से बन रहा है भाई कि कैपेसिटी जो है ना वो हमारी हॉस्पिटल की है 150 बेड्स, ठीक है जी। तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जी इनको जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है वो 500 मिलियन है, ठीक है ना, ये आपकी कॉस्ट हो जाएगी, आउटफ्लो रिकॉर्ड होगा ना बाद में। अच्छा 4 टाइप्स ऑफ रूम्स हैं, ठीक है जी, सही है, सॉरी, 4 टाइप्स ऑफ रूम्स हैं, ठीक है जी। प्राइवेट, सेमी प्राइवेट, जनरल वार्ड, आईसीयू, सही है। और इन सब के आपको जो है वो बेड्स ही बता दिए, ऑक्यूपेंसी बता दिए, ठीक है, और चार्जेस ही बता दिए। अच्छा आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं द हॉस्पिटल वुड हैव फुली फंक्शनल आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ओपीडी,
कभी आप कभी किसी हॉस्पिटल में गए हो, अल्लाह करे आप सबको जो है ना हॉस्पिटल ना जाना पड़े, क्योंकि हॉस्पिटल इज नॉट अ वेरी गुड प्लेस, बट कभी आप देखते हैं ओपीडी लिखा होता है, तो ओपीडी का फुल फॉर्म आपके सामने आ जाएगी, ठीक है ना। ओपीडी का क्या मतलब है इनका? ओपीडी का मतलब है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। ओपीडी है और लेबोरेटरी एंड रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। लेबोरेटरी रेडियोलॉजी जहाँ पे टेस्ट वगैरह होते हैं, एक्सरे वगैरह होते हैं, ये सारी जगह है, यहाँ पे लेबोरेटरी और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट कहलाता है। द रेवेन्यू फ्रॉम दी डिपार्टमेंट इज एस्टिमेटेड एज फॉलोस। तो एक ओपीडी है आपके पास के अलावा, प्लस लैब एंड रेडियोलॉजी। अच्छा, फिर उसके बाद आपको बताया जा रहा है ओपीडी से कितना आता है। 20,000 एक्टिविटीज होंगी साल में, एनुअल एनुअल, और रेवेन्यू आएगा 500 रुपये का। लेबोरेटरी में 9,000 एक्टिविटीज होंगी पूरे साल में, और रेवेन्यू आएगा 800 रुपये, एक एवरेज रेवेन्यू, ठीक है जी। कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पे 14 है, ऊपर वाले पे 25 है। फार्मेसी सर्विसेज वुड बी आउटसोर्स टू सेहत फार्मेसी विच वुड पे 10% of its revenue to the hospital. It is estimated that revenue of the Sayers Pharmacy would be equivalent to 20% of the gross revenue of the hospital from all types of rooms and OPD. फार्मेसी की बात कर लेते हैं। तो फार्मेसी के बारे में कह रहे हैं कि जी 10% इसको मिलेगा शेयर, 10% रेवेन्यू शेयर मिलेगा आपको, मगर इसका जो रेवेन्यू होगा वो कितना होगा? इस रेवेन्यू विल बी 20% ऑफ द ग्रॉस रेवेन्यू ऑफ द हॉस्पिटल फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ रूम्स एंड ओपीडी। जाहिर सी बात है, लेबोरेटरी और रेडियोलॉजी वालों का वो ताल्लुक नहीं है ना फार्मेसी से। फार्मेसी का काम है दवाइयाँ बेचना। दवाइयाँ कौन खरीदता है? पेशेंट खरीदता है। कौन सा पेशेंट खरीदता है? जो रूम्स में होगा। कौन सा पेशेंट खरीदेगा? जो ओपीडी कराने आएगा। ओपीडी होता है ना, ईएनटी स्पेशलिस्ट हो गया, आई स्पेशलिस्ट हो गया, कार्डियोलॉजी स्पेशलिस्ट हो गए, ठीक है ना, डर्मेटोलॉजिस्ट हो गए, सही है। तो ये सारे जो हैं वो लेट से क्या कहते हैं डिपार्टमेंट्स होते हैं, और उनके स्पेशलिस्ट बैठते हैं। ओपीडी उसको कहा जाता है कि जी आज फलां डॉक्टर का देने, आज फलां डॉक्टर का देने। तो ये यहाँ से बैठ जाएंगे। लेबोरेटरी रेडियोलॉजी तो कोई भी आ सकता है, कोई बाहर से भी वॉक इन करके आ सकता है कि जी मुझे सिर्फ टेस्ट कराना है, लेट से ब्लड टेस्ट कराना है, लेट से, ठीक है, एक्सरे कराना है, लेट से कोई इंजरी हो गई खुदा ना खासा किसी को, सही है। तो ये आई थिंक वो इन्होंने यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकल एलिमेंट डाला है कि इनका रेवेन्यू जो है वो शामिल नहीं किया है, कि फार्मेसी से डायरेक्ट इनका ताल्लुक नहीं है। तो 20% ऑफ द ग्रॉस रेवेन्यू ऑफ हॉस्पिटल फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ रूम्स प्लस ओपीडी, रूम्स प्लस ओपीडी, तो इसका रेवेन्यू होगा 20% प्लस, ठीक है जी। अच्छा आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं 10% डिस्काउंट ऑन रूम चार्जेस टू कॉर्पोरेट क्लाइंट्स whom the hospital would have special arrangement, and it's estimated that 15% of the room revenue would pertain to such corporate revenue। ये बड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट है, गौर से देखेंगे। देखें प्लीज यार, समझना है, यहाँ सवाल इंपॉर्टेंट है, हमारा फोकस स्ट्रांग होना चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। प्लीज फोकस करेंगे। जो लोग लाइव में उनसे भी गुजारिश है, और जो लोग रिकॉर्डिंग से देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश है, थोड़ा सा इसको सही तरह समझना होगा। जितना अच्छा सिनेरियो समझ आएगा उतना हमारे लिए काम करना आसान होगा, उतना हमारे लिए काम करना आसान होगा। अच्छा, तो क्या कह रहे हैं ये? The hospital would offer 10% discount on the room charges to corporate clients with whom the hospital would have special arrangement. It is estimated that 15% of the room revenue would pertain to such corporate clients। ठीक है जी। तो चलें जी, जरा इसको भी देख लें। तो किसको देंगे हम डिस्काउंट? सबको नहीं देंगे डिस्काउंट, सबको नहीं देंगे। किसको दिया जाएगा? रूम को 10% डिस्काउंट मिलेगा कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को रूम पे। तो रूम कहाँ पे है? देखें जरा, तो रूम दो है ना, एक प्राइवेट है, एक सेमी प्राइवेट है। जनरल वार्ड और आईसीयू, बात समझिएगा, जनरल वार्ड और आईसीयू में कॉर्पोरेट क्लाइंट जाएगा? हाँ जाएगा, क्योंकि ये भी ऊपर हेडिंग क्या डली है। मगर मगर ओपीडी और लैब चार्जेस में ये अप्लाई नहीं। देखें बात समझे, रूम्स का मतलब है ये रूम्स, मगर क्या ओपीडी और लैब को हम ये देंगे? सवाल है मेरा।
क्योंकि रेवेन्यू तो यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, 5 से भी आ रहा है, 6 से भी आ रहा है। नहीं, प्रैक्टिकली भी ना ऐसा होता है कि देखें, जो लैब चार्जेस होते हैं ना उसमें आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। कोई लोग पैनल शैनल पे हों कभी, आई डोंट नो, शायद कोई प्रैक्टिकल किसी को कहीं मिल जाता हो, मगर वैसे जो मेरा अंदाजा है वो यही है कि इस पे नहीं मिलता, ओपीडी और लेबोरेटरी पे नहीं मिलता। हाँ, क्योंकि वो मतलब कहता है भाई ओपीडी में तो स्पेशलिस्ट होता है, स्पेशलिस्ट बोलता है मैं क्या करूँ भाई, वो तो स्पेशलिस्ट 10 हॉस्पिटलों में घूमता है, तो वो कॉर्पोरेट को डिस्काउंट नहीं एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि वो शेयरिंग बेसिस पे होते हैं नॉर्मली, ओपीडी पे डॉक्टर्स होते हैं। और जो लेबोरेटरी और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है इनका भी अगेन टेस्ट वेस्ट ताल्लुक है, मार्जिन भी इतना नहीं है, आप देख रहे हैं। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग इसमें बनता भी नहीं था देना, और आई थिंक इन्होंने इसीलिए सही किया कि भाई इन्होंने बोला इनको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, 20% सॉरी 10% डिस्काउंट टू कॉर्पोरेट कस्टमर्स ऑन रूम चार्जेस, ठीक है, खाली रूम चार्जेस सारे रेवेन्यू स्ट्रीम्स पे नहीं, ठीक है। और कैसे कितना क्या बायफर्गेशन बन रहा है भाई, कितने परसेंट लोग हैं, 15% ऑफ द कस्टमर, 15%, 15% of the room revenue would pertain to such corporate client, 15% of revenue relates to 15% of revenue is involved, जिसमें हम डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है जी। अगेन ये सिनेरियो में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जितना अच्छा होगा उतना काम होगा। रूम वाला पॉइंट ये था भाई कि रूम का मतलब प्राइवेट भी, सेमी प्राइवेट भी, जनरल वार्ड भी, आईसीयू भी। तो चूंकि वो रूम्स की कैटेगरी में आ रहा है तो आप रूम पे 10% डिस्काउंट देंगे, मगर प्लीज ये ना हो कि आप इस पे भी डिस्काउंट लग दें कि कॉर्पोरेट वाला आ गया तो इस पे भी डिस्काउंट देंगे, नहीं नहीं, ठीक है, जरूरी नहीं है इसके सारे रेवेन्यू स्ट्रीम में डिस्काउंट मिले, बस ये पॉइंट है निशान, सही है ना। रूम वाले का मतलब है ये चार, ये दो नहीं। अच्छा आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि जनरल एडमिन एक्सपेंसेस आर एस्टिमेटेड 12 मिलियन, जनरल एडमिन 12 मिलियन। अच्छा, फ्री ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट इट इज प्लान्ड दैट 25% ऑफ द जनरल वार्ड आईसीयू ओपीडी एंड लेबोरेटरी एंड रेडियोलॉजी वुड बी प्रोवाइडेड फ्री ट्रीटमेंट व्हिच वुड बी फाइनेंस्ड एज फॉलोज, establishment of a charity fund, 5% of the total revenue of the hospital would be transferred to this fund। अच्छा अब देखिएगा प्लीज यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 27 मार्क का सवाल शायद इस एडजस्टमेंट को डालने की वजह से, वरना मेरे ख्याल से बाकी चीजें तो आसान थी। 25% of the general ward ICU OPD and laboratory and radiology would be provided free treatment which would be financed as follows। तो 25% जो होगा और 25% फ्री ट्रीटमेंट होगा, फ्री ट्रीटमेंट की हेडिंग डाल लेते हैं। 25% ऑफ पेशेंट्स कह रहा है, और क्या कह रहे हैं, और फाइनेंसिंग कहाँ से होगी, फाइनेंसिंग ऑफ, फाइनेंसिंग ऑफ क्या कहते हैं, हाँ फ्री, ये फ्री पेशेंट्स। जी सबसे पहले देखें क्या कह रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ चैरिटी फंड, चैरिटी फंड से होगा जो कि हमारा अपना है शायद। 5% ऑफ द टोटल रेवेन्यू, 5% ऑफ टोटल रेवेन्यू। फिर कहाँ से होगा, डोनेशन, आपको डोनेशन मिला करेंगे, कितने मिलेंगे, 10% ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ द हॉस्पिटल फॉर द फर्स्ट 2 years एंड 12% फ्रॉम थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स। ईयर 1 and 2 12% फ्रॉम ईयर 3, ठीक है, इसको नोट भी कर लेंगे बाद में आप। डोनेशन एस्टिमेटेड, ठीक है, शॉर्टफॉल इफ एनी वुड बी रिकवर्ड बाय एन एनजीओ,
शॉर्टफॉल इफ एनी वुड बी रिकवर्ड बाय एन एनजीओ सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 8 मिलियन पर एनम। तीसरे नंबर पे एनजीओ आ रही है फाइनेंस करने के लिए। पहले हमारा अपना फंड है, फिर बाहर से डोनेशन आ रहा है, फिर कोई एनजीओ है जिसने कहा है जी अप टू 8 मिलियन में आपको देने को तैयार हूँ। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर फिर भी मसला हो गया, शॉर्टफॉल इन एक्सेस ऑफ 8 मिलियन विल बी बॉर्न बाय हॉस्पिटल इटसेल्फ। ठीक है ना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज यार समझना है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसकी एडजस्टमेंट देखनी है हमने। ठीक है, थोड़ा सा फोकस करेंगे। यहाँ तक बात समझ आ रही है? यहाँ तक बात समझ आ रही है कि फ्री पेशेंट को ट्रीटमेंट करना है तो फ्री पेशेंट का जो फाइनेंसिंग होगी वो कहाँ से आएगी? फ्री पेशेंट का जो डेफिसिट है वो कौन पूरा करेगा? तो इसके लिए इसने आपको 4 तरीके बता दिए कि कुछ आपके पास जो है चैरिटी फंड है हमारा अपना, कुछ बाहर का डोनेशन आ रहा है जो कि 10% है और 12% हो जाएगा बाद में, कुछ एनजीओ ने कमिट कर लिया है एक लिमिट तक, और बाकी जो है फिर हमारा जो है हॉस्पिटल जो है वो बेयर करेगा, हम खुद बेयर करेंगे। ठीक है, अदर इन्फॉर्मेशन द रिस्क फ्री रेट। अच्छा, अदर इन्फॉर्मेशन में यार कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी आ रही है जो वैक में पढ़नी है हमने, वो मेरी जिम्मेदारी है, उसको आप अभी टेंशन ना लेंगे। मैं जो ग्रीन से करूँ ना इसको आप छोड़ देंगे, ग्रीन से जो करूँ ये मतलब समझेंगे वैक जब हो जाएगा तब आपको समझ आएगा। The risk-free rate is 11%, wherein a market rate is 14%. The market applies a premium of 200 basis points, determining the required return of unlisted companies. Asset beta of healthcare industry is 1.2. ये अभी बस आप इतना समझ लें, एक फॉर्मूला होता है ये। अब अगेन मैं इस पे लिख रहा हूँ टू बी, क्या कहते हैं, ये कह लें कि विल बी एक्सप्लेन इन वैक, जस्ट नोट डाउन कैलकुलेशंस। जब आप वैक पढ़ लेंगे ना तो आपको सब समझ आ जाएगा। फॉर्मूला होता है के ई प्लस आर एफ बीटा आर एम माइनस आर एफ, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आर एफ लिखा हुआ है, बीटा बी बी बड़ा लिखा हुआ है, आर एम माइनस आर एफ लिखा हुआ है, तो ये होता है 11 प्लस 1.2 बीटा दिया हुआ है। ये अगेन परेशान नहीं होइएगा, थोड़ी सी मैं कॉम्प्लेक्स वर्किंग कर रहा हूँ, ये समझो मेरे मेरे एंड में आप एज्यूम कर लें कि डिस्काउंट फैक्टर जो मैं निकाल रहा हूँ वो है 13.6 आता है इसमें, सॉरी 14.6 आता है ये, और इसमें 200 बेसिस पॉइंट 16.6%। तो ये आप डिस्काउंट फैक्टर नोट कर लें, ये 16.6% है, मगर ये अगेन ये आपको बहुत अच्छा समझ आ जाएगा जब हम इंशाल्लाह वैक पढ़ लेंगे। ठीक है ना, वैक पढ़ेंगे तो सवाल हम नहीं रोकना चाह रहे कि यार सवाल इतना अच्छा ही है कि हम वैक पढ़ के फिर ये सवाल करें तो टेम्पो ब्रेक हो जाएगा, या एडमिशन बिल से रिलेटेड है, थोड़ी सी एडजस्टमेंट है। 17.6 आ रहा है, 16.6 आ रहा है, चेक करें, 16.6 है मेरे ख्याल से, 14.6 प्लस 2 नहीं 16.6, चेक कर लें, दो बाद में ऐड करना है हमने, और ये खैर। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम एंड इन्फ्लेशन। वॉल्यूम बढ़ा है 10% से, इन्फ्लेशन लग रहा है 8% से। ग्रीन इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस। वॉल्यूम राइज 10% है, इन्फ्लेशन 8%। और आगे क्या कह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट टाइम हॉरिजॉन इज 5 years एंड टर्मिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज एस्टिमेटेड 1 बिलियन। टर्मिनल वैल्यू भी अगेन बात का कॉन्सेप्ट है, बट कोई परेशानी वाली बात नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है। तो टाइम जो पीरियड जो है वो 5 years रखेंगे आप, एंड टर्मिनल वैल्यू मींस, टर्मिनल वैल्यू का मतलब होता है आफ्टर ईयर 5। ये टर्मिनल वैल्यू का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज टिल इंफिनिटी। ये इतनी लंबी लाइन हो गई है, ओ माय गॉड। चलो मैं भी इसको, ये लिख ही रहे हैं यहाँ पे तो हम कंप्लीट कर लेते हैं। टर्मिनल वैल्यू ये मर्जर एक्विजिशन में आती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज टिल इंफिनिटी, इंफिनिटी। जैसे मिसाल के तौर पर टाइमलाइन बनाऊं मैं आपको, टाइमलाइन समझाऊं मैं आपको, गौर से देखिएगा। वैसे इनफाइनाइट को तो हम नहीं मेजर कर सकते, लेट्स से ये 1 से इंफिनिटी,
तो वो क्या कह रहा है कि अब आपको बोल रहा है कि 5 साल तो आप डिस्काउंटिंग करते हैं, 5 साल तो आप डिस्काउंटिंग करते हैं, जैसे ही 5 साल पूरे हो जाएंगे उसके बाद 5 साल से लेके इन्फिनिटी तक की भी तो वैल्यू होगी। हॉस्पिटल 5 साल बाद ये थोड़ी जो है दीवार रह जाएगी, हाँ खुदा ना खातिर हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। वो हॉस्पिटल ये थोड़ी है कि 5 साल बाद एंड हो जाएगा और नाम किसी को बेच रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं, प्रैक्टिकल पॉइंट समझ रहे हैं कि 5 साल बाद ये तो नहीं होगा ना हॉस्पिटल इतनी मेहनत से बनाया, 50 करोड़ रुपए खर्चा किया ताहिर लोधी साहब ने, तो 5 साल बाद थोड़ी कि वो हॉस्पिटल की खत्म हो जाएगी, यूजफुल लाइफ खत्म हो गई, चलो भाई हॉस्पिटल वाइंड अप हो गया। नहीं नहीं, ये तो चलता रहेगा। और आप देखें हॉस्पिटल बनता है तो चलता ही रहता है। पाकिस्तान में जो कराची में जो हॉस्पिटल है वो आप देख रहे हैं कि वो माशाल्लाह मतलब चलते ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो मतलब खत्म हो जाते हैं ना, ऐसा नहीं है। तो आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं। तो ये जो क्या नाम है वो है, क्या नाम है हॉस्पिटल है हमारा मिसाल के तौर पे, तो ये हॉस्पिटल 5 साल के बाद चलेगा ता क़यामत, लेट से एज्यूम करें फोर्सिबल फ्यूचर। तो फोर्सिबल फ्यूचर पड़ेगा तो भाई आपको 86 के कैश फ्लो भी पता होना चाहिए, 7 के भी पता होना चाहिए, 8 के भी पता होना चाहिए, या तो इनफाइनाइट तक होने चाहिए, 100 साल के पता होने चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि जो ये वाला पीरियड है ना 5 से लेके इन्फिनिटी, इसको हम कहते हैं टर्मिनल वैल्यू। इसकी वैल्यू जो जो इनफाइनाइट तक वैल्यू निकाली जाती है ना, वैसे इनफाइनाइट तक तो नहीं, मैंने जैसे कहा नहीं कैलकुलेट कर सकते, बट वो आपको याद है परपेचुइटी का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है मेरे साथ, परपेचुइटी याद आ रही है, कैश फ्लो टिल इन्फिनिटी 1/i। तो इन्होंने इस तरह की कोई चीज करके आपको बता दिया कि यार ये जो वैल्यू है ना 5 साल के बाद से लेके, द टर्मिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज एस्टिमेटेड 1 बिलियन, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि आपकी टर्मिनल वैल्यू जो बनेगी यहाँ से यहाँ तक की वो 1 बिलियन बनेगी, 1 अरब रुपए बनेगी, ठीक है। तो इट्स फ्रॉम 5 टिल इन्फिनिटी, नॉट 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 पे तो आपको वैसे ही काम करना पड़ेगा जैसे आप करते हो, मगर 5 से लेके इन्फिनिटी, क्योंकि हॉस्पिटल हमने जैसे कहा कि खत्म नहीं होता प्रैक्टिकली यार, ऐसा नहीं हॉस्पिटल 5 साल बाद वाइंड अप हो जाए तो बेकार है ना यार, क्यों हम मतलब ऐसा काम करें। हॉस्पिटल जैसी जगह तो यार हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए बनाई जाती है, ठीक है। आ खान हॉस्पिटल आपके सामने है, लियाकत नेशनल कराची में बात करें, ठीक है, इंडस हॉस्पिटल है माशाल्लाह अच्छा काम कर रहा है, सही है। तो ये चीज़ है। अच्छा अब मैं यार आपसे गुजारिश ये करना चाहूँगा, बहुत सारा डेटा हो गया, काइंडली प्लीज यार इसको नोट कर लें पहले, तो पहले आप ये साइड नोट करें, ठीक है, फिर मैं दूसरी साइड भी नोट करवा रहा हूँ, पहले आप ये साइड नोट करें, ठीक है। पहले आप ये साइड नोट करें, फिर मैं इसको सॉल्व कराता हूँ, और फिर नीचे वाली साइड भी नोट करें, थोड़ी बहुत ना बेसिक बातें नोट कर लें इसकी, और फिर हम सवाल को सॉल्व करते हैं, जल्दी से नोट करेंगे प्लीज। अभी तक कोई सवाल है किसी का या कंफ्यूजन है पूछूं अभी तक, क्लियर है? चलिए नोट करें, हम बात को आगे बढ़ाते हैं, फिर इसको नोट कर लें, मैं नीचे वाली जगह जो लिखे था उसको भी नोट करने का टाइम था, सवाल में इन्वॉल्व होना जरूरी था क्योंकि अब हमारे लिए काम करना आसान होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले यहाँ जल्दी से नीचे वाला साइड नोट कर लें, फाइनेंसिंग ऑफ प्री पेशेंट, फिर जरा हम आपको आगे बढ़ते हैं, क्विकली क्विकली करेंगे, सवाल को सॉल्व करना है। 200 बेसिस पॉइंट जो है ना वो 2% को कहते हैं, सही है ना, 200 बेसिस पॉइंट। अच्छा यार शुरू करने जा रहे हैं, कैसे करेंगे स्टार्ट, जवाब दें। हाँ एक जगह पे कंफ्यूजन आता है स्टूडेंट्स को, बाकी सवाल इतना टेक्निकल नहीं है। ब्लू से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना जी। सबसे पहले रूम का रेवेन्यू आ जाएगा, 20 बेड है, 150, ये पूरा 150 का बाइफरकेशन दे दिया, 20 और 30 50 हो गया, 50 70 120 हो गया, 120 और 30 150 हो गया, ये पूरे 150 बेड हो गए, 150 बेड इंटू 16%, 20 इंटू 16% इंटू 9000। मगर ये एक दिन का आएगा ना, साल में कितने दिन है, साल में कितने दिन है, 365 दिन है, लीप ईयर नहीं है, 366 वाला सीन नहीं है भाई, ठीक है। तो 20 इंटू 16% इंटू 9000 इंटू 365, तो रेवेन्यू आ जाएगा प्राइवेट का। पहले रेवेन्यू निकाल ले, सीएम भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके, मगर इट विल बी टू अर्ली राइट नाउ आई गेस। तो जरा प्लीज यार कैलकुलेशन करते हैं, जरा पहले गेम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास रेवेन्यू कितना आ रहा है। अच्छा ये ख्याल है, ये एयर वन की फिगर दें, आप मुझे बताएं, चूंकि ये एयर वन की फिगर है इन रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन एंड आर एस्टिमेटेड, याद आ रहा है, तो इन्फ्लेशन जो लगेगा, इन्फ्लेशन जो लगेगा और जो एडजस्टमेंट लगेगा वो एयर टू से लगेगा, सही है ना, एयर टू से लगेगा, एयर वन से नहीं लगेगा। क्लियर है बात, बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? भाई देखे ना फर्स्ट ईयर ऑफ, इस पर तो बड़ी डिटेल इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, ठीक है ना, हाँ सेकंड ईयर से लगेगा, ठीक है। चले रेवेन्यू निकाल लेते हैं।
अच्छा, अगर ये आई कैप का सवाल में सॉफ्टवेयर में कर रहे होते तो फिर हम उसको हाईलाइटिंग वाइलाइटिंग पे और अंडरलाइन वगैरह पे तकिया कर रहे होते, ठीक है ना, डिपेंडेंट होते। बट आई गेस अगर कोई फिजिकल पेपर अटेम्प्ट कर रहा है किसी भी वजह से, तो आई गेस आपको फिर ये इस तरीके से नोटिंग शोटिंग कर लेनी चाहिए। अच्छा चलिए स्टार्ट करें जल्दी से। कौन कौन से हैं भाई? प्राइवेट, सेमी प्राइवेट, जनरल वार्ड, आईसीयू। प्राइवेट का निकाले रेवेन्यू क्या आ रहा है? जनरल वार्ड, आईसीयू जी। 20 इंटू 16% इंटू 9,000, 365। अच्छा 30 इंटू 12% इंटू 7,000 इंटू 365। ठीक है दिशा, अभी लिखते हैं यार, निकालते हैं बाकी लोग भी है। 70 इंटू 50%, 365। 30 इंटू 40% इंटू 11,000। चले जी, क्या क्या फिगर बन रही है निशान? थैंक यू। 10,512,000। 1000 कॉमन ले लें और 9198। थैंक यू। ठीक है 2550, 2550। थैंक यू। एंड लास्ट वन इज 48,180। ओके थैंक यू। ऐड करें सबको, ठीक है ऐड करें सबको, या बाद में ऐड कर लेंगे चाहे तो। चले ऐड करना है तो कर लें, या बाद में भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अभी दो चीजें रह गई ना, ओपीडी रह गया और वो रह गया। ठीक है 480 ऐड कर लिया। 48,180 है ना? 48,180 नहीं है निशान चंदा? 48,180 है ना लड़के? देखो 93,440। अच्छा ठीक है थैंक यू नंबर। इसमें ओपीडी ऐड कर लें। ओपीडी का क्या सीन था? ओपीडी आसान है, 2,000, 20,000 इंटू 500, 10,000 हो गया। 1000 कॉमन लिया हुआ है। और लैब एंड रेडियोलॉजी पूरा हॉस्पिटल ध्यान में आ रहा है इससे, तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो 9,000 इंटू 800। चले कितना हो गया? 72। ऐड कर लें। फार्मेसी का रेवेन्यू अलग से ले लेंगे ना, मसला नहीं है। फार्मेसी का रेवेन्यू या कंट्रीब्यूशन अलग से ले लेंगे। ऐड करें क्या आ रहा है? ग्रॉस रेवेन्यू कह रहा हूँ। ग्रॉस क्यों कह रहा हूँ? इसमें डिस्काउंट माइनस नहीं हुआ ना, डिस्काउंट माइनस नहीं हुआ ना, ग्रॉस इसलिए कह रहा हूँ। मगर एक मसला है, यहीं से मैंने नया सोचने का आपके लिए पॉइंट रख दिया। तो अगर ये ग्रॉस है, ठीक है, फार्मेसी का रेवेन्यू भी यहाँ से आ जाएगा, मसला नहीं है। फार्मेसी का रेवेन्यू भी यहाँ से आ जाएगा, मसला नहीं है। मगर क्या कहते हैं इसे, वो नेट भी तो करना है इसको, नेट भी तो करना है इसको, नहीं? क्या ख्याल है ना? नेट करना चाहिए ना, क्योंकि वो डिस्काउंट भी तो आ रहा है। डिस्काउंट वाले पैसे थोड़ी मिलेंगे, पैसे थोड़ी मिलेंगे वो डिस्काउंट वाले। और फ्री फ्री ट्रीटमेंट भी किया आपने,
अच्छा एक और बात भी मैं करने जाऊंगा, तो अभी मैं जरा नेट रेवेन्यू निकालना चाह रहा हूँ। ये पॉइंट थोड़ा समझने का है, ये सवाल बाकी सुपर सवाल है, पेपर में आया होगा तो कहते ना चारों तबक रोशन हो गए, ये कोई मुहावरा है कि सारे तबक रोशन हो गए होंगे है। तो कंप्यूटेशन और नेट रेवेन्यू निकालते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, नेट रेवेन्यू मसला ये है कि कॉर्पोरेट डिस्काउंट हर किसी का नहीं है, कॉर्पोरेट डिस्काउंट हर किसी का नहीं है, ठीक है। अच्छा एक और बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो फ्री फ्री हो रहा था, फ्री जो हो रहा था इसमें कौन नहीं था, फ्री सबका नहीं है। एक पॉइंट मेरे ख्याल से हमें हाईलाइट कर लेना चाहिए, ये जो फ्री ट्रीटमेंट हो रहा है वो सबका नहीं हो रहा, किसका हो रहा है, जनरल वार्ड का हो रहा है, आईसीयू का हो रहा है, ओपीडी का हो रहा है, लेबोरेटरी एंड रेडियोलॉजी का हो रहा है। मेरी बात समझ आ रही, दो का फ्री ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, कौन दो है, ऑब्वियसली महंगे लोग हैं यार, अमीर लोग हैं, कौन, प्राइवेट का भी नहीं हो रहा और सेमी प्राइवेट का भी नहीं। मेरी बात समझ आ रही कि ये फ्री ट्रीटमेंट वाला जो तरीकेकार है उसमें एक्सक्लूडिंग प्राइवेट एंड सेमी प्राइवेट, चाहे तो ये अपनी नोटिंग में लिख लेते हैं, नो प्राइवेट एंड सेमी प्राइवेट। सेमी प्राइवेट और प्राइवेट को मना कर दिया कि आपका ममनू है जी, ममनू ममनू है। अच्छा एक बात बताएं, चले हम अब वो निकाल लेते हैं नेट रेवेन्यू। इसमें मुझे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपसे करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो क्या बात है, तो प्राइवेट है हमारे पास, ठीक है जी, हमारे पास सेमी प्राइवेट है, हमारे पास जनरल वार्ड है, ठीक है। नहीं नहीं, ये कहना मुनासिब नहीं है, कॉर्पोरेट वालों को इन दो में तो मिल रहा है ना, कॉर्पोरेट वालों को इन दो में तो डिस्काउंट मिल रहा है ना, और ये दो फ्री में आ रहे हैं, तो फ्री इज अ सेपरेट थिंग एंड कॉर्पोरेट इज अ सेपरेट थिंग ना। फ्री तो ये है कि कोई गरीब आ गया, तुमने कहा भाई चलो यार ठीक है आपका हम कर देते हैं, कोई बात नहीं, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, किसी का कोई फाइनेंशियल इशू है, अफोर्डेबिलिटी मसला है, तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, 25% हमने कहा आपके लिए हमने गुंजाइश रखी है। कॉर्पोरेट अलग चीज है, और देखें इसकी वो भी अलग अलग है ना, कॉर्पोरेट में कह रहा है कि सारे रूम्स, कहाँ गया, ये रहा रूम्स, तो रूम में ये दोनों आ गए थे, और फ्री में जो है वो सिर्फ दो रूम हटाए, प्राइवेट और सेमी प्राइवेट है, ये दो रखे हुए हैं, इसलिए ये कहना मुनासिब नहीं होगा, दोनों को मिक्स नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग चीजें। अच्छा सेमी प्राइवेट हो गया, प्राइवेट हो गया, जनरल वार्ड हो गया, और कौन सा है, जनरल वार्ड के लिए आईसीयू है, ओपीडी है, लैब एंड रेडियोलॉजी है, टोटल कर लेते हैं, टोटल ठीक है। अच्छा अब जरा देखिएगा, ग्रॉस रेवेन्यू कितना है, ग्रॉस रेवेन्यू 105, ये भी निकाला 10512 9198 25550 48180 10,000 7200 110640। फार्मेसी का मसला नहीं, फार्मेसी आसानी से हो जाएगा, 110640 गौर से देखेंगे यार प्लीज, इंपॉर्टेंट है।
उसमें से लेस कर दें वो कॉर्पोरेट वाला डिस्काउंट। कॉर्पोरेट को डिस्काउंट दे रहे हैं कितना, कितना दे रहे हैं? 15% एंड 10%। इसका इसका कितना परसेंट कॉर्पोरेट है, इसका कितना परसेंट कॉर्पोरेट है? लेट से अगर मैं इसको ए कहता हूँ, अगर मैं इसको ए कहता हूँ 10% नहीं, 15% कॉर्पोरेट है और 10% डिस्काउंट मिल रहा है, सही है? कहाँ गया? 15% रेवेन्यू है और डिस्काउंट दे रहे हैं 10%, तो इसका पहले 15% लगा लिया, रेलेवेंट रेवेन्यू आ गया, और उसका 10% लगा दिया। 15% और 10% कितना हो गया, कितना हो गया? लगाएंगे 10 और 15%। कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा, राउंड कर देंगे, 1000 कॉमन लेके काम करते हैं। 10512 इंटू 15%। 15% समझ आ रहा है क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रेलेवेंट रेवेन्यू आ जाए, रेलेवेंट रेवेन्यू आ जाए। 15% मतलब कि इसका 15% जो है वो कॉर्पोरेट का रेवेन्यू होगा और रेवेन्यू का भी 10% डिस्काउंट होगा। आप समझ रहे हैं? देखें दो तरीके होते हैं ना रिकॉर्ड करने के, या तो मैं नेट पे रिकॉर्ड कर लूँ, मैंने चूंकि ऊपर ग्रॉस रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन डिस्काउंट रिकॉर्ड करने के दो तरीके होते हैं। या तो मैं ये करूँ कि मैं सेल ही 90 रुपए की रिकॉर्ड करूँ, या फिर मैं ये करूँ कि सेल रिकॉर्ड कर लूँ 100 रुपए की, जो प्रैक्टिकल तरीका होता है। प्रैक्टिकल तरीका क्या होता है? सेल रिकॉर्ड करूँ 100 रुपए की। गौर से सुनिएगा इसका फायदा क्या होगा। आप मुझे चैलेंज कर सकते हैं, आप सर कह सकते हैं सर आपने ये रेवेन्यू गलत निकाला है, आपने ये रेवेन्यू रॉन्ग निकाला है, ये रेवेन्यू तो मिलेगा ही नहीं। मैं कहूँगा बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर बात ये भी तो तरीका है कि आप सेल 100 रुपए की 90 रुपए की ना दिखाएं, आप सेल दिखाएं वही 100 रुपए की जो नॉर्मल प्राइस है, उसमें डिस्काउंट लेस कर दें तो भी नेट फिगर वही आएगी, तो भी नेट फिगर वही आएगी जो 90। मेरी बात समझ रहे? प्रेजेंटेशन का फर्क है। देखिए मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज फॉलो करिएगा बात को, कि एक्चुअल रेवेन्यू ये नहीं है, एक्चुअल रेवेन्यू ये नहीं है, एक्चुअल रेवेन्यू इससे काफी कम है। यही होता है ना पीएनएल में, जब हम प्रैक्टिकली अकाउंट बनाते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं, हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट याद आ रहा है आपको? अकाउंटिंग में पढ़ते हैं आप, जितने में बेचा होता है उतने में रिकॉर्ड करते हैं, जितने में एक्चुअल ट्रांजेक्शन होती है उतने में रिकॉर्ड करते हैं। मगर हम अपनी आसानी के लिए किसी वजह से, अभी आपको वो वजह थोड़ी देर में भी क्लियर हो जाएगी, कि मैंने जानबूझ के, एक तो आसान भी था कि ग्रॉस फैक्टर निकाल लो, वरना इसमें मुझे क्या करना पड़ता है, इसमें इतनी पंचायत करनी पड़ती कि पहले मैं इसका 90% अलग करता, सॉरी 85% अलग करता, कहता हाँ ये नॉर्मल रेवेन्यू है, फिर मैं यही वर्किंग वापस रिपीट करता, उसका 15% लगाता, उस पर 0.9 करता। मेरी बात समझ आ रही है? 0.9 क्यों कर रहा हूं मैं? अगर मैं डायरेक्ट नेट रेवेन्यू निकालना चाहूँ, अगर डायरेक्ट नेट रेवेन्यू निकालना चाहूँ, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ा लंबा हो जाएगा और मुझे आगे जाके एक प्रॉब्लम भी आए आगे जाके, तो इससे बेहतर ये नहीं है कि मैं ये करूं कि भाई जितना डिस्काउंट है वो माइनस करवा दूं, ये वाली अप्रोच फॉलो कर लूं। क्या कहते हैं? मेरी बात समझ आ रही है? ये क्लियर हो रही है बात कि हम कर क्या रहे हैं? हम डायरेक्ट 90 रुपए पे नहीं रिकॉर्ड करें, हम डायरेक्ट नेट पे रिकॉर्ड नहीं करें, हम डायरेक्ट उसको एक्चुअल पे रिकॉर्ड नहीं करें, हम उसको पहले ग्रॉस पे रिकॉर्ड करें, यानी कि फुल पे रिकॉर्ड करें, यानी कि नॉर्मल प्राइस पे रिकॉर्ड करें, और उसमें से जो डिस्काउंट का एलिमेंट है वो बाद में माइनस करें, ताकि हम एक्चुअल पे पहुंच जाए। ठीक है? अच्छा मैं रीजन ही बता रहा हूँ, क्यों रीजन ही बता रहा हूँ। एक बात बताएं, अगर आप किसी को डिस्काउंट देते हैं, गौर से सुनिएगा मेरी बात, रीजन मुझे आगे वैसे एक्सप्लेन करना है, मैं अभी बताया था, कोई मसला नहीं है, शायद 5 से 10 मिनट बाद बताया था, मगर अभी बताया था। लेट से आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट होती है ना, वो होती है 80% ऑफ सेल्स। कितनी होती है? जरा गौर से सुन के बताइएगा। अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है 80% ऑफ सेल्स, मुझे बताएं वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी दोनों केस में? मतलब केस तो एक ही है, सिर्फ का फर्क है। अगर आपने 100 रुपए की चीज पे 10% डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 90 रुपए की बेची है, तो अब उस पर वेरिएबल कॉस्ट कितने रुपए की आएगी? जवाब देंगे मुझे प्लीज, कमेंट के थ्रू पार्टिसिपेट करेंगे, ताकि मुझे कुछ लगे कि हाँ ये बात हो रही है। अगर एक बंदे को आपने 100 रुपए की चीज पे 10% डिस्काउंट दे दिया, बोला ठीक है यार आ जाओ, भाईचारा डिस्काउंट, ब्रदरहुड डिस्काउंट, हाँ ऐसे ही, और आपको बताया जा रहा है कि ये नॉर्मली जो सेल होती है उसका 80% वेरिएबल कॉस्ट होती है, तो मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि आप उसकी वेरिएबल कॉस्ट 80 रुपए रिकॉर्ड करेंगे या 72 रुपीज रिकॉर्ड करेंगे? दो ऑप्शन दे रहा हूँ, 80 या 72। 80 मतलब 100 का 80%, यानी कि नॉर्मल प्राइस का 80%, हाँ नॉर्मल प्राइस का 80%, या आप डिस्काउंटेड प्राइस का 80% लगाएंगे? कभी भी नहीं आप, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं जीशान अख्तर, बहुत प्यारी बात की, सही कह रहे हैं हमारा खान, सही कह रहे हैं नंबर नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
ओ भाई बिल्कुल सही है, हमने क्वालिटी थोड़ी गिरा देनी है, हमने तो अपनी खुशी से डिस्काउंट दिया है। हाँ बिल्कुल, हमने तो खुशी से डिस्काउंट दिया है, ये थोड़ी क्वालिटी गिरा देंगे, अल्लाह माफ करे। ये पिज्जा वाले करते मिडनाइट डील पे खराब ब्रेड दे देते हैं, अल्लाह बोले। किसी ने बताया, मैं तो नहीं खाता ज्यादा पिज्जा वगैरह ऑब्वियसली, मगर सुना है कि जी अगर आप मिडनाइट डील पे जाते हैं वो आपको कहते हैं जी 30% ऑफ, 50% ऑफ, बाय वन गेट वन। तो वो डिस्काउंट डील पे होता क्या है कि क्वालिटी इज नॉट वेरी गुड यार। इनफैक्ट मुझे याद है एक बार केपीएमजी में ट्रेनिंग थी हमारी, केपीएमजी में, सॉरी पिज्जा हट को मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना वो आड़े हाथों ले रहा हूँ। केपीएमजी में ट्रेनिंग थी, बहुत पुरानी बात है, 2017 की बात है, मैं केपीएमजी में 2017 तक था ना। हाँ 17 के बाद मैंने फिर 18 में अपनी फर्म शुरू कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो 2017 में कोई या 16 में केपीएमजी की ट्रेनिंग हुई थी, तो उन्होंने दबा के केपीएमजी ने पिज्जा हट के पिज्जे मंगवा लिए। अब आई डोंट नो वो डील थी क्या थी, बट द क्वालिटी वाज वेरी बिलो स्टैंडर्ड यार, बिलो स्टैंडर्ड। मतलब पिज्जा हट के नॉर्मल पिज्जे की क्वालिटी मैं कहूँगा काफी बेहतर है। तो माय पॉइंट इज कि पाकिस्तान में इशू क्या है कि कोई आपको डील देता है, डिस्काउंट देता है, तो वो अपनी क्वालिटी गिरा देता है अनफॉर्चुनेटली। तो यहाँ हमने एज्यूम करते हैं कि नहीं यार हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, पूरी पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो इससे फायदा क्या हुआ, मतलब मैं आपको बेनिफिट रियलाइज करा रहा हूँ कि अगर आप 100 रुपये भी रिकॉर्ड करेंगे तो आपके लिए 80 रुपये दिखना यहाँ पे आसान होगा। और अगर आप डायरेक्ट 90 रिकॉर्ड करेंगे तो शायद आपको फिर वापस 90 से हट के 100 पे ही जाना पड़ेगा। अगर आप ये ट्रीटमेंट भी फॉलो करते हैं तो भी वेरिएबल कॉस्ट के लिए आपको, मेरी बात समझ आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, वेरिएबल कॉस्ट के लिए आपको वापस से ग्रॉस रेवेन्यू पे ही जाना पड़ेगा। यानी कि वेरिएबल कॉस्ट का जो परसेंटेज अप्लाई होगा वो ग्रॉस पे होगा, वो नेट पे नहीं होगा, वो नेट पे नहीं होगा। कुछ बात समझ आ रही? तो ग्रॉस रेवेन्यू के पीछे वो क्या कहते हैं, उर्दू में एक वर्ड होता है मंतक, लॉजिक, रीजन, वजह। हाँ वजह समझ आ गई कि पहले मैंने ग्रॉस रिकॉर्ड किया, अब मैं डिस्काउंट लेस करूंगा तो मेरे पास नेट रेवेन्यू आ जाएगा, मैं डायरेक्ट नेट में नहीं जा रहा। एक तो वजह ये मैंने बता दी कि भाई कॉस्ट आपको जो लगानी होती है वो ग्रॉस पे लगानी होती है, भले आप उसको डिस्काउंट दे रहे हो। और दूसरा ये थोड़ा लेंथी भी हो जाता है, समझना ही मुश्किल होता है, आपके लिए रिवाइज करना मुश्किल होता है, एग्जामिनर के लिए समझना मुश्किल होता है पेपर सिनेरियो में। चलें यार बगैर टाइम जाए कि बता दें कितना बन रहा है 10512 का 15% इंटू 10% कितना आया, बल्कि मैंने निकाल लिया 158 आया ये, ठीक है। 9198 का भी इसी तरह निकाल लेते हैं, 138 आ गया। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, नहीं यहाँ जनरल वार्ड वगैरह में तो है ना, सॉरी सॉरी, जनरल वार्ड में कितना है, थ्री 83, सेवन 23, ठीक है रिशान मेरी भी यही आ रही है, चेक कर लो 723 आ रहा है, सही है। अच्छा अब यार एक चीज और सुन लें, अब अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा सवाल थोड़ा हटके, ये उस सवाल से हटके कि डेप्रिसिएशन, गेन लॉस, एड बैक, वर्किंग कैपिटल, ये सारी कहानियां नहीं है इसमें भाई, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट सेक्शन का सवाल है, प्रैक्टिकल सवाल है, कभी एयरलाइन पे आ जाता है, कभी हॉस्पिटल पे आ जाता है, कभी कंस्ट्रक्शन पे आ जाता है, कभी किसी चीज पे आ सकता है। तो यू नीड टू बी कॉशियस अबाउट एवरीथिंग, अबाउट एवरीथिंग। अच्छा माय नेक्स्ट पॉइंट है यार, ये फ्री पेशेंट फ्री ट्रीटमेंट करते हैं आप, मुझे बताएं इसमें नुकसान लॉस क्या होता है। अगर आपने किसी का फ्री ट्रीटमेंट कर दिया है तो इसमें नुकसान क्या हुआ है, वो व्हाट इज द लॉस, व्हाट इज द लॉस, जवाब दें। इस पे दो स्कूल ऑफ थॉट है, मैं दोनों डिस्कस करता हूँ। आईकेप ने क्या फॉलो किया वो भी बताता हूँ, और उसके पीछे लॉजिक क्या वो भी बताता हूँ जी। फ्री ट्रीटमेंट में मुझे कुछ बात करनी है। अगर आपने किसी का फ्री ट्रीटमेंट कर दिया है, 25% आपने लोगों को बोला ना फ्री ट्रीटमेंट करेंगे, एक्सक्लूडिंग प्राइवेट और सेमी प्राइवेट, इसकी क्या रिकॉर्ड करेंगे, इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे एज अ लॉस। अच्छा ये लॉस तो है, ये लॉस तो है, नुकसान तो है, सही है ना, माइनस तो है, ये प्लस नहीं है माइनस है। अब माइनस में क्या रिकॉर्ड करेंगे, इसकी सेल से इसकी सेल वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे जो फ्री ट्रीटमेंट हुआ है, या इसकी कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे। सवाल का जवाब दें, सवाल का जवाब दें, इसकी कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे या इसकी सेल रिकॉर्ड करेंगे। बहुत अच्छी बात की निशान आपने, बहुत प्यारी बात की, और कोई ट्राई करे। सही कह रहे हैं समीर मुजफ्फर, बहुत अच्छी बात की, और कोई ट्राई करे। हाँ शाबाश, क्या कहते हैं बाकी लोगों का, क्या ख्याल है जी। सही कह रहे हैं, नंबर नहीं, मेरे ख्याल से आपका पॉइंट भी वैलिड है जी। क्यों,
देखिए एक बात याद रखिए, कुछ लोगों को लगता है सिर्फ कॉस्ट रिकॉर्ड होनी चाहिए, जो उसकी कॉस्ट है ना वो रिकॉर्ड होनी चाहिए, जो सेल से रिलेटेड कॉस्ट थी ना, क्योंकि लाइट से फ्री में हम किसी को काम करके दे रहे हैं तो भाई कॉस्ट लग रही है ना, बंदों की रिसोर्सेज लग रही है और हॉस्पिटल की रिसोर्सेज लग रही है, सही है, मेडिसिन लग रही है, मील्स लग रही है, इंजेक्शन लग रहे हैं। अब सुने, मगर मसला ये है कि देखें यार, आपको कॉस्ट तो पड़ी, बट आप जो वहां से प्रॉफिट कमा सकते थे वो भी तो नहीं कमाया आपने। नहीं समझे, आपको कॉस्ट तो पड़ी, मैं दो एंगल समझाऊंगा, पहले ये एंगल समझ लें, कॉस्ट तो पड़ी, मैं तो मानने को तैयार हूँ बिल्कुल भाई, आप किसी को फ्री में देते हो कोई चीज तो कॉस्ट पड़ गई आपकी, मगर अभी भी तो आप समझे हॉस्पिटल आपका लिमिटेड है ना यार, कोई कोई ऐसा तो नहीं 10-12 हॉस्पिटल है आपके, हॉस्पिटल लिमिटेड एक हॉस्पिटल है, तो जो आप उससे सीएम कमा सकते थे वो भी तो फॉरगॉन हुआ, नहीं हुआ, जो आप उससे सीएम कमा सकते थे वो भी तो फॉरगॉन हुआ या नहीं हुआ, एग्री करेंगे। कॉस्ट इनकर हुई और सीएम फॉरगॉन हुआ, कॉस्ट और सीएम को ऐड करें तो क्या बनता है, जब मैं कॉस्ट और सीएम को ऐड करूं, वेरिएबल कॉस्ट और सीएम को ऐड करूं तो क्या बनता है, सीएम भी तो फॉरगॉन हुआ ना। देखो यार, अपॉर्चुनिटी थी ना पैसे कमाने की यार, कोई आम आदमी आता तो मैं उससे पैसे चार्ज करता, कोई आम आदमी आता तो उसको मैं पैसे चार्ज करता, उससे प्रॉफिट चार्ज करता, उससे सीएम चार्ज करता, फ्री के लोग हैं तो राइट सी बात है यार, आपको उनको ऑनर करना है, उनको रिस्पेक्ट देनी है, तो दोनों को ऐड करें तो क्या बन रहा है, जब आप वेरिएबल कॉस्ट में जीएम ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, सेल्स रेवेन्यू फॉरगॉन हो जाएगा, और प्रैक्टिकली सोचें तो बिल्कुल सही है, सेल रेवेन्यू ही फॉरगॉन होगा, जो पैसे हम कमा सकते थे, जो पैसे हम चार्ज कर सकते थे, जो पैसे हम बिल कर सकते थे, वो बिलिंग नहीं होगी। इस तरह से सोचिए, मेरी बात समझ आ रही है, जो एक पैसे बिल किए जा सकते थे वो नहीं किए जाएंगे, वो रह जाएंगे, वो रह जाएंगे, कुछ बात समझ आ रही है, बिलिंग होने से रह जाएगी, तो आप या तो सेल्स के एंगल से डायरेक्ट समझ लो कि बिलिंग नहीं हुई, बिलिंग नहीं हुई, ये तो आप इस एंगल से समझ लो, ठीक है ना, ये तो इस एंगल से समझ लो। ये दूसरा एंगल मैंने आपको बता दिया कि आप ये समझ लो कि भाई कॉस्ट तो लगी जेब से, कॉस्ट तो लगी हॉस्पिटल की, और जो वहां से वो बिलिंग करके प्रॉफिट चार्ज करके पैसे कमा सकता है वो भी नहीं कमा सका, तो आप इन दोनों को ऐड करते हो तो ऑलमोस्ट क्या बन जाता है, वही बन जाता है सेल्स फॉरवर्ड। क्या ये बात समझ आ रही है? ठीक है जी, कलरिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है ऑब्वियसली, नजर आ रहा है आपको, खैर यहाँ तक क्लियर है बात हमें, आर वी क्लियर विद दिस पॉइंट, इज दिस ओके फाइन? तो अब ये जरा इसको भी यहाँ ऐड कर लेते हैं भैया, इसको भी ऐड कर लेते हैं जल्दी से, तो लेस कर दें फ्री ट्रीटमेंट, कितने परसेंट फ्री ट्रीटमेंट हुआ है, कितने परसेंट फ्री ट्रीटमेंट हुआ है? 25% हुआ ना, 8 into 25%, दिस इज 8। चलिए चलिए जवाब दीजिए, क्या आ रहा है? 8 into 25%, जल्दी करें यार, सवाल खत्म करते हैं, आज मुझे लग रहा है बस यही सवाल हो सकेगा, आगे हम और कुछ नहीं करेंगे। हाँ, नहीं तो यहाँ नहीं आएगा ना फ्री ट्रीटमेंट, जीरो, जीरो है चंदा, अरे वाह 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 वाह, फोकस कहाँ है आप लोग, वाह, भूल गए रिकॉर्डिंग वाले आजाद ही मुझे पता है घूम गए थे, और लाइव वाले भी कुछ लोग घूम गए भाई, मना कर दिया उसने, फ्री ट्रीटमेंट नहीं है, फ्री ट्रीटमेंट सिर्फ 4 जगह है, 1 2 3 4, ठीक है ना। चलें अगला वाला बताएं, सही है ना, हाँ ये क्योंकि पेपर में ऐसा होता है, हमें लगता है हम तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, वो आगे जाना स्पीड ब्रेकर होता है वो, खैर चलें, तो कितना हो गया 6388, नहीं नहीं इसका लगाना है ना, 25,550 का लगाए, 25,500 का लगाए ना, 550 का, तो इसका कितना हो जाएगा 6388, ठीक है, ठीक है, फिर हाँ प्राइवेट वाले अमीर है ना यार, सेमी प्राइवेट वाले अमीर है, 12045, अच्छा ये लिखा हुआ नहीं अमीर है उसने, मगर उसकी लॉजिक मुझे ये समझ आ रही है कि आई कैप ने ऐसे सोचा, ये तो आसान हो गया 2500, ये भी आसान हो गया 1800, ये सबको ऐड कर लें, ठीक है बिल्कुल सही है, 6388 आ गया, 22733, ठीक है, चले हम नेट रेवेन्यू निकाल लें, 10354, ये कितना बनेगा 9060,
18779 35412 7500 5400 एंड 8650। ठीक है जी, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है पूछ। रेवेन्यू लॉन फॉर कौन होगा ना यार, रेवेन्यू फॉर अपॉर्चुनिटी कॉल है, रेवेन्यू फॉर कौन, जो पैसे कमा सकते थे वो नहीं कमा, जो पैसे मिल सकते थे वो नहीं मिले। आई के ने भी यही किया और हमने भी यही कर दिया। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो मुझे बताएं। नेट रेवेन्यू निकाल के हम बैठ गए और अब हमने नेट रेवेन्यू निकालने के बाद वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। अच्छा, इसको नोट कर लेंगे मेरे ख्याल से एक साथ ही, क्या कहते हैं, सही है ना, बाद में नोट कर लेंगे। या भी नोट करेंगे यार, चलो खैर एक मिनट यार, ये स्क्रीन में तंग कर रही है। हाँ, नोट करने, चलो नोट कर लो जल्दी, जल्दी नोट करें या बाद में करेंगे, एक साथ करेंगे नोट, समझ आ रही है? चलो एक साथ कर लेना, कोई मसला नहीं, खैर हो गई। अब जरा वेरिएबल कॉस्ट में कर लेते हैं, वेरिएबल कॉस्ट कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है एक साथ कर लेते हैं, ओके कोई मसला नहीं। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट भी कर लेते हैं, दैट्स गुड, ओके। यार अब देखें, हमें कंट्रीब्यूशन निकालना है, रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी है। वेरिएबल कॉस्ट जो निकलेगी ना वो नेट रेवेन्यू में नहीं निकलेगी, ये निकला नेट रेवेन्यू, वेरिएबल कॉस्ट निकलेगी ग्रॉस रेवेन्यू में, ठीक है ना। तो अब हम जरा गेम बराबर आगे 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 लेके जा रहे हैं। क्या क्या है हमारे पास भाई, प्राइवेट है, इसी के नीचे बोलो तो मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ, ठीक है, या क्या करें अलग से कर लें, इसी के नीचे कंटिन्यू कर लेते हैं क्योंकि बना हुआ है ना फॉर्म। अब सुनिएगा, सुनिएगा, ये आपसे क्या कह रहे हैं हमसे, ग्रॉस रेवेन्यू, ठीक है। एक मिनट, सीएम परसेंटेज कितनी है, 42% एग्री करें, 42 46 52 75, 42 46 75 और कितना है 25 और 40। क्या आप मुझे वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज निकाल सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज निकाल सकते हैं, 100 माइनस बी हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज निकाल सकते हैं, 58 54 48 25 25 86। सही है ना, क्लियर है बात हमें, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज निकाल सकते हैं हम, ये किस पे अप्लाई होगी, ग्रॉस है, ये किस पे अप्लाई होगी, ग्रॉस है, ग्रॉस रेवेन्यू, मेरी बात समझ आ रही, ग्रॉस रेवेन्यू कितना है, ग्रॉस रेवेन्यू ऊपर लिखा हुआ है, ये ना लॉजिक और ग्रॉस रेवेन्यू का फायदा हमें और समझ आ गया। देखिए मेरा काम ना अभी फिलहाल ये है कि आपको कॉन्फिडेंस देना कि यार इस तरह के सवाल भी ना पेपर में हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह के सवाल फर्स्ट टाइम पेपर में लगता है तो मुश्किल है। मुझे याद है एक बच्चे का, आज भी मुझे कमेंट याद है इस सवाल से रिलेटेड, कि उसने बोला सर ये सवाल हो ही नहीं रहा, फिर उसने खुद ट्राई कर लिया, फिर मुझे बोलता है सर मैं 2 जगह फंसा खुद ट्राई करने में, खुद ट्राई करने में, मतलब मेरा सोल्यूशन देखे बगैर, बोलता बाकी हो गया मुझे सवाल। तो उसका बेचारे कॉन्फिडेंस लेवल मतलब कहाँ बिल्कुल शेकी था। मैंने कहा नहीं आप ट्राई करो, आप ट्राई करो, वो कोई मसला नहीं। और बाद में कहने लगा सर ये तो, मैं करने बैठा तो होने लगा। तो ये बहुत सारी दफा पेपर में ऐसा होता है कि जब आप सवाल की शक्ल देखते हैं, मुझे भी ये सवाल देखा ना, मैंने कहा यार ये पेपर में नहीं हो सकता, फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा, फिर मुझे लगा नहीं यार ऐसी बात नहीं है, लोग करते ही हैं अटेम्प्ट, ठीक है। फिर मैंने मतलब ऑब्वियसली, मतलब ये तो खैर मैं काफ़ी टाइम से करा रहा हूँ सवाल, अब तो पहले मैं होमवर्क में दे दिया करता था बहुत पहले, फिर मुझे समझ आया इसमें आई के सोल्यूशन में कुछ गड़बड़ भी, बताऊंगा क्या गड़बड़ है अभी आगे जाके। तो फिर मैंने सोचा नहीं यार आई के सोल्यूशन में अगर गड़बड़ है थोड़ी सी, इस सेंस में कि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आता है बच्चों के ट्रीटमेंट में, और मतलब और है भी वो चीज़ इतनी साफ नहीं लिखी हुई सवाल में,
तो मैंने कहा नहीं यार मुझे कराना चाहिए। खैर तो बट इस बार वन ऑफ द क्वालिटी क्वेश्चन। अच्छा रेवेन्यू से मल्टीप्लाई कर लें तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। कितनी आ रही है वेरिएबल कॉस्ट? 10512 into 58%। क्विकली बताएंगे यार। 6097। थैंक यू जीशान, थैंक यू। 4967 12264। कैलकुलेटर पे तो हाथ आपका बेहतरीन लेवल पे चलना चाहिए। 12045 7500 6192। ठीक है वेरिएबल कॉस्ट आ गई। नेट रेवेन्यू आपको पता है 10354 9060। ये रहा नेट रेवेन्यू, ये रहा नेट रेवेन्यू। अच्छा ये आईकैप के सॉफ्टवेयर में कर रहे होते तो ये सारा काम ऊपर से कॉपी पेस्ट करके हो जाता, सही ना? तो कोई ऐसा मसला नहीं है। तो मेरे ख्याल से सीएम निकला है, क्या कहते हैं? टोटल कर लें, हमने टोटल निकालना ना, मैं इंडिविजुअल तो नहीं निकालना। टोटल कितना बन रहा है? 49065 और नेट का टोटल तो पहले ही निकाला हुआ है 86505। तो नेट सीएम हमें टोटल निकालना है क्योंकि हमें शो तो एक साथ ही करना 37440। ठीक है जी, पहले साल का रेवेन्यू हमारा लॉक हो गया। ईयर 1 का रेवेन्यू सॉरी सीएम हमारा लॉक हो गया। क्या ये बात समझ आती है? इज इट फाइन? ओके फाइन, लॉक कर दिया जाए। नोट करें नोट करें। अच्छा देखिएगा प्लीज, यहाँ तक कोई मसला क्लियर हो गई बात? नेट सीएम हमने निकाल लिया है। अच्छा अब हम एक काम करते हैं, ये हमने निकाल लिया नेट सीएम, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। अच्छा स्ट्रक्चर बनाते हुए ना एक जगह प्रॉब्लम आएगा, मगर मैं रुकूंगा नहीं उसकी वजह से, ठीक है? या स्ट्रक्चर यार देर हो जाएगी अगर हम पेपर में और डिले करेंगे, मुझे लग रहा है स्ट्रक्चर को अगर हम डिले करेंगे तो मुझे ना और देर हो जाए, मुझे बस डर ये लग रहा है। बट खैर चलो ठीक है, मेरे ख्याल से कोई बात नहीं, हम रिस्क ले लेते हैं, रिस्क ले लेते हैं, कर लेते हैं इसको भी डिस्कस। अगले पॉइंट को, एक लास्ट पॉइंट इसमें डिस्कस होने से रह गया, बस वो डिस्कस होगा। ये चले मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, पेपर में भी यार हमें अब थोड़ा रिस्क फ्री खेलना पड़ेगा क्योंकि हम ऑलरेडी इस पर इतना ज़्यादा टाइम लगा चुके। इवन तो 27 मार्क का सवाल है, मार्क्स भरे पड़े में और टाइम भी अच्छा खासा है, बट स्टिल आई थिंक ठीक है यार, मतलब ये ना हो कि हमारे पेपर में टाइम लूज हो रहा हो। तो हम स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? 5 साल का प्रोजेक्ट है। 0 1 2 3 4 5 इन्वेस्टमेंट की है आपने। अच्छा इन्वेस्टमेंट से आज मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, टैक्स नहीं है ना? टैक्स नहीं है ना, इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकता हूँ। 1000 कॉमन ले लेते हैं, टैक्स नहीं है। टैक्स होता तो भाई गेम मजेदार होती, ठीक है। अच्छा उसके बाद इन्वेस्टमेंट 5 लाख की हुई है। और उसके बाद सीएम सीएम कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना पहले साल का निकाला अभी 37,440। अच्छा ये ग्रो होता रहेगा, पता है कैसे? ये ग्रो होता रहेगा। ग्रो होता रहेगा कैसे? हाँ 2 वजह से गिरो होगा, जाए जल्दी से बताएं। 2 वजूहात की बिना पे ये गिरो होगा। वॉल्यूम एंड इन्फ्लेशन, क्योंकि हमारे पास गुंजाइश तो बहुत है ना, ऑक्यूपेंसी वगैरह भी पड़ी हुई है खाली, तो हम जा सकते हैं। तो वॉल्यूम और इन्फ्लेशन इंटू 1.1 1.05 05 है 15 है। एक इन्फ्लेशन का रेट क्या था? इन्फ्लेशन का रेट क्या था भाई? सॉरी 8% है, सॉरी 8%। 1.08 1.08 जरा लगाएं जल्दी 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 लगाएं। फिक्स कॉस्ट सवाल में दी हुई है, कितनी थी फिक्स कॉस्ट? कहीं लिखी हुई थी, कहाँ गई? ये 12 मिलियन 12 मिलियन 12,000
12,000 पहले साल तो वही रहेगी, और फिर ये क्योंकि एस्टिमेटेड फिगर थी 1.08 8% बढ़ती रहेगी। ठीक है, और बताएं, और बताएं। अदर इनकम फार्मेसी, फार्मेसी इनकम पे बात कर लेते हैं, इसकी वर्किंग करनी पड़ेगी। W2 फार्मेसी इनकम की वर्किंग करनी पड़ेगी, इसकी CM की W1 थी, फार्मेसी की वर्किंग कर लेते हैं। फार्मेसी की वर्किंग कैसे होगी? फार्मेसी की वर्किंग कैसे होगी? जवाब दें। रेवेन्यू लिखा हुआ है ना कहीं, वो कितना था रेवेन्यू? उसमें ये नहीं था, लेबोरेटरी रेडियोलॉजी था ना, ये सारे रेवेन्यू थे। तो फार्मेसी रेवेन्यू निकाल लें, यहाँ निकाल लेते हैं। फार्मेसी रेवेन्यू कैसे निकलेगा? फार्मेसी CM निकाल लेते हैं, डायरेक्ट CM निकाल लेते हैं अगर बोलो तो। एज्यूमिंग पेपर में थोड़ा टाइम का मसला रहेगा। 9198 25,550, ये भी कर सकते हैं, सारे रूम का रेवेन्यू ऐड करें। 93,440, ये देखें, ये देखें प्लीज, इसको इसी तरह ही नोट करिएगा, स्टार लगा के। 93,440 93,440। थोड़ा सा मैं शॉर्ट चल रहा हूँ तो पेपर में हमें कुछ जंप्स मारने भी आने चाहिए कुछ। प्लस 10,000 OPD इंटू इंटू कितने परसेंट रेवेन्यू है उसका? 20%। ग्रॉस रेवेन्यू, ग्रॉस कह रहा है, नेट नहीं कह रहा, ग्रॉस कह रहा है। ये अच्छी बात है, अच्छी बात है, ग्रॉस कह रहा है, मैंने नेट भी निकाल सकते थे। और उसका भी कितना शेयर आएगा? CM 0.1। एग्री कर रहे हैं? ये वर्किंग समझ आ रही है? मैं थोड़ी डायरेक्ट कर ली है वर्किंग। 93,440 रूम का रेवेन्यू है, OPD इसमें ऐड करना था, रेडियोलॉजी और वो मना कर दिया गया था, रेडियोलॉजी नहीं है इसमें। ठीक है, रेडियोलॉजी को हटा दिया गया था फार्मेसी में से। ठीक है, हमने लॉजिकल रीजन भी डिस्कस किया था कि फार्मेसी में उसने क्या बोला है, रूम्स बोला है और OPD बोला खाली। ठीक है, उनके रेडियोलॉजी वगैरह का शायद फार्मेसी से इतना ताल्लुक नहीं होगा। इंटू 20% रेवेन्यू आ गया, इंटू रेवेन्यू पड़ रहा है 20% और फिर इंटू 0.1, कितना बन रहा है? कितना बना? 3,440 2069 0.2 मैं भी चेक कर लूं। ठीक है, 2069 पहले साल का फिगर ही हो जाएगा, और ये भी इंक्रीज करता रहेगा इंटू 1.1 इंटू 1.08, क्योंकि वो इन्फ्लेट होगा ना यार, ये भी इंटू 1.1 इंटू 1.08 2458। अच्छा, पेपर में ना आप वो भी कर सकते हो। अच्छा, ये फिगर ना अब आसानी से ग्रो भी होती रहेगी। जैसे ये 37440, आपने एग्जाम में 37440 लिखा, 37440 दबा के आंसर दबा दिया, और फिर उसके बाद आपने एक फॉर्मूला बना लिया कि आंसर इंटू 1.1 इंटू 1.08, फिर सिर्फ इजिकल टू करते रहो। आई होप ये शॉर्टकट पता होगा कि कैलकुलेटर में बार बार 1.1 1.08 करने की जरूरत नहीं है यार, एक दफा आपका आंसर आ गया है तो बस गेम खत्म है, फिर कोई मसला नहीं, क्योंकि पेपर में टाइम नहीं होता। 4,4,4,7,9 आ गया, ये 3 फिगर तो लॉक करें। 5 to 841, 6 to 775, चेक भी कर लें कोई टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं हो गई। 74576, इसमें सिर्फ 8% बढ़ेगा, इसमें 12%, 12,000 का 8% कर लेते हैं। फार्मेसी कितना? 2919, ठीक है। 2919 के आगे क्या आ रहा है? एक मिनट पहले यार, मैं ये फिक्स कॉस्ट करना चाह रहा हूँ, मेरा कैलकुलेटर कभी कभार प्रॉब्लम करता है। 12960, 13997, 15117, 1623, 16326, ठीक हो गया। अच्छा, फार्मेसी पे आ जाते हैं। टू 458 हो गया, ये तो मैंने कर लिया। 2920 आ रहा है मेरा लड़के, 19 नहीं आ रहा मेरा। 3469 सही,
मेरा 3469 आ रहा है, 2 रुपए का फर्क आ रहा है आपका मेरा 412। कैलकुलेटर मेरा कुछ और कह रहा है, खैर ठीक है कोई बात नहीं, ये हो गया। अब आप बताएं अब क्या करेंगे। अच्छा इन्वेस्टमेंट भी है, टर्मिनल वैल्यू मैंने आपको बताया था, वो डाल दें। टैक्स नहीं है ना तो हम आगे पीछे करें। टर्मिनल वैल्यू याद आ रहा है, आखिरी साल 5 मिलियन, 1 मिलियन सॉरी 1 बिलियन, कॉमन लिया हुआ है तो फिर 3 जीरो हट गए, 3 जीरो हट गए, ठीक है। हाँ भाई यहाँ तक क्लियर है। अब क्या रह गया, बस सवाल बहुत एंड पे आ गया, सवाल एंड पे आ गया। रेवेन्यू भी देख लिया, एंड पे हमारे पास और क्या है, आखिर में हमारे पास और क्या है, दी एंड होने वाला है सवाल का, मगर एक चीज रह गई। फिक्स कॉस्ट लिख दी है, फार्मेसी लिख दिया है, टर्मिनल वैल्यू लिख दिया है, वो फ्री ट्रीटमेंट के में कुछ। अच्छा फ्री ट्रीटमेंट का सारा लॉस हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब आप एक चीज नोट कर रहे हैं, हमने फ्री ट्रीटमेंट का सारा हिट ले लिया, क्या सारा हिट हमें मिलेगा, मेरा सवाल है। फ्री ट्रीटमेंट का सारा हिट है, क्या वो हमें बेयर करना है, मेरा सवाल है। जितना भी हिट है क्या ये सारा का सारा हमने बेयर करना है, यस और नो। सोचे। नहीं नहीं, सही कह रहे हैं हमीम हमारा नंबर ने। क्यों सही कह रहे हैं निशान अख्तर, क्यों कि यूं के वो तो अगर हम देखें ये हमने बेयर करना है, ठीक है गौर से सुनिएगा, मैं मानता हूँ कि हमने बेयर करना है। चैरिटी फंड हमारे रेवेन्यू में ना 5%, मगर अच्छी बात ये डोनेशन बाहर से मिल जाएगा। डोनेशन का तो मतलब ये बाहर से आएगा डोनेशन। 10% of revenue in year 1 and 2 and 12% from year 3 onwards. NGO ये भी बाहर से आएगा पैसा। एनजीओ तो कोई और है ना, हम तो एनजीओ नहीं, ताहिर लोधी है, साहिर लोधी नहीं है, ताहिर लोधी, नाम मिलता जुलता है, बस टी की जगह एस करना है तो साहिर लोधी हो जाएंगे। पता नहीं आजकल लगाया है मेरे ख्याल से, तो शायद मैंने तो टीवी देखना भी छोड़ दिया, पता नहीं कितने सालों से अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो टाइम ही नहीं होता देखने का, और अब शौक भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। कचरा भी बहुत हो गया। क्रिकेट मैच में देख लेता हूँ, वो भी सबसे कोशिश करती है छोटी हाईलाइट, क्रिक इन्फो फॉलो कर लेता हूँ, चल गया रहा है। हाँ ये भी हॉस्पिटल में बेयर करना, तो देखा जाए तो हॉस्पिटल की कॉल सिर्फ 2 हैं, क्रिकेट ही रह गया, मगर वो भी अभी मुझे लग रहा है क्रिकेट भी खत्म ही हो जाएगा, इस तरह के हालात चल रहे हैं, अल्लाह माफ करे। खैर तो ये और ये तो चलो समझ आते हैं हमारा है, मगर ये तो प्लस है ना, ये तो प्लस है ना, मेरी बात समझ आ रही है भाई। देखिए सारा हिट हमारा नहीं है, जो हिट हमारा है वो तो सही है, 2 है हमारे हिट, 1/4 हमारा हिट है। नहीं समझे, इसकी समरी बना लूं मैं, समरी बना लूं मैं। इसकी भी समरी बना लेते हैं, ये ले क्या याद करेंगे, इसकी भी समरी बना लेते हैं। आई थिंक अब समरी बना लेते हैं, कैसे बनेगी समरी गौर से देखिएगा। टर्मिनल वैल्यू, चलो इसको यहाँ तक, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है ये लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बस ये देख लें, क्लास फिर एंड हो जाएगी, सवाल के बाद मैं नहीं आज कोई एक्स्ट्रा चीज कराऊंगा, बस ये करके हम क्लास एंड कर देंगे। फ्री ट्रीटमेंट फंडिंग, और से सुनिएगा, फंडिंग 4 जगह से हो रही है, और से सुनिएगा, ठीक है ना, मैंने किताब में भी इसी तरीके से करवाया हुआ है। एक तो फंड से हो रही है, ठीक है, हमारा चैरिटी फंड है, चैरिटी फंड है, ठीक है। दूसरा क्या है, डोनेशन है। तीसरा क्या है, एनजीओ है। चौथा क्या है, बैलेंस बाय हॉस्पिटल। कौन से सुनिए,
ये कौन बेयर कर रहा है? चैरिटी फंड किसकी कॉस्ट है? हॉस्पिटल की कॉस्ट है। डोनेशन कहां से आ रहा है? डोनेशन कहां से आ रहा है? इनफ्लो फ्रॉम आउटसाइड। एनजीओ, इनफ्लो फ्रॉम आउटसाइड, ये हॉस्पिटल की कॉस्ट है। तो ये जो दो चीज है ना, ये दो चीजें हमने सारा का सारा माइनस कर दिया। यार सारा का सारा माइनस तो नहीं था ना, हमने ये भी माइनस में ले लिया, ये भी माइनस में लिख दिया, ये भी माइनस में लिख दिया, ये भी माइनस में लिख दिया, हमने तो सारा का सारा हिट अपने ऊपर ले लिया। तो मुझे बताएं इन दोनों का मैं ट्रीटमेंट क्या करूंगा? डोनेशन और एनजीओ का ट्रीटमेंट क्या करूंगा? प्लस या माइनस? भाई देखे ना, हमारी कॉस्ट है यस, हमारी कॉस्ट है यस, हमारी कॉस्ट है नो, हमारी कॉस्ट है नो। हमने सारा का सारा नेट कर दिया यार, माइनस कर दिया है, सारा हिट ले गए हम। शुड बी एडेड, बिल्कुल। बात समझ आ रही है? शुड बी एडेड। डोनेशंस W3 और एनजीओ W3 से पता चल जाएगा। फैक्टर आप एक काम करें, इसको पहले नोट कर लें, काफी लेंदी हो रहा है, एक एडजस्टमेंट रह गई है, खैर हो गई। आप इसको नोट कर लें, पहले पहले ये साइड नोट कर लें प्लीज। ठीक है, ये साइड नोट कर लें पहले, और फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी नोट कर लें पहले इसको प्लीज, ये वाली साइड पहले, यहाँ से लेके यहाँ। ये था, उसके बाद फिर ये फिगर है, ठीक है, ये सारा का सारा है। फिर सीएम वगैरह के बाद आपके पास मेन स्ट्रक्चर आ गया है गेस। बाकी तो सारा पिछला वाला तो नोट कर लिया था ना आपने। फिर ये मेन स्ट्रक्चर है, फिर ये मेन स्ट्रक्चर है। और अच्छा, अब ये वर्किंग करके देख लेते हैं, चलें फिर इसको एंड करते हैं बात को। तो हर साल का निकाल के देखना पड़ेगा हमें कि हम कहाँ खड़े हुए, हर साल का ना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक कंफ्यूजन है बिल्कुल लास्ट में। अब देखिए पूरा साल हमारा बहुत अच्छे से गुजरा है, बहुत कोई परेशानी नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ। अब जो मैं बात करने जाऊंगा वहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, और आई कैप के सोल्यूशन में एक ट्रीटमेंट हुआ है जो स्टूडेंट्स को तंग करता है। ये भी एक वजह थी सवाल को कराने की, वरना मेरे जहन में था कि ये सवाल हमेशा होमवर्क में ही रखा जाए और ना कराया जाए, बट मैंने कहा नहीं यार, अब कराना पड़ेगा क्योंकि स्टूडेंट्स को परेशानी हो रही है इस तरह के सवालों में। अच्छा, बात दरअसल ये ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 एंड ईयर 5, ठीक है, और सुनिएगा। अच्छा, हमारा जो फ्री ट्रीटमेंट वाला है ना, रेवेन्यू फॉरगॉन फ्रॉम फ्री ट्रीटमेंट, गौर से सुनिएगा, ठीक है। तो फ्री ट्रीटमेंट से रेवेन्यू फॉरगॉन हुआ है हमारा, वो हमारा पहले साल कितना हुआ है, इसको ऐड करेंगे आप जरा, ये बल्कि हुआ है
22733, ठीक है ना, 22733। कभी टोटल लिखना चाहिए था 1402, ये था 22733, ठीक है, गौर से सुनिएगा। सही, और ये बढ़ता रहेगा 1.1 इंटू 1.08, ठीक है। 1.1 इंटू 1.08, पता है ना, ये तो वो उसकी वजह से, इन्फ्लेशन और वॉल्यूम की वजह से। तो जरा इसको निकालते जाते, 27007 32084, ठीक है, ये वर्किंग देखना इंपॉर्टेंट है। 38115 45281 45282, ठीक है। ये तो हो गई बात। अब ये फाइनेंस कहाँ से होगा? अब ये फाइनेंस कहाँ से होगा? अब सुने प्लीज, पहली फाइनेंसिंग क्या कह रहा है? 5% टोटल रेवेन्यू, कौन सा रेवेन्यू, ग्रॉस या नेट? ग्रॉस या नेट भाई, जवाब दें। हॉस्पिटल अपने रेवेन्यू का 5% ट्रांसफर करेगा फंड को। टोटल रेवेन्यू का मतलब है, अच्छा टोटल क्यों कह रहा है ये? टोटल इसलिए कह रहा है, इसकी वजह सुनने। टोटल इसलिए कह रहा है क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि खाली प्राइवेट था, खाली सेमी प्राइवेट का, खाली वार्ड का, खाली आईसीयू का, नहीं, ओपीडी का भी, लेबोरेटरी का भी, सारा रेवेन्यू। मगर कौन सा वाला, नेट या ग्रॉस? टोटल का वर्ड से नहीं परेशान हो, लेकिन टोटल का वर्ड क्यों यूज किया, इसकी वजह ये कि ना कहीं टोटल रेवेन्यू नहीं यूज हो रहा ना। देखें यहाँ पे जो था वो टोटल नहीं हो रहा, जो जहाँ जैसे फार्मेसी वाले उसमें उसने इसको हटा दिया, रेडियोलॉजी और क्या कहते हैं लैब को। कॉर्पोरेट में भी उसने जो है वो दो चीजों को हटा दिया, ठीक है ना। कॉर्पोरेट में से उसने बोला रूम एंड क्या कहते हैं रूम है ओनली, सही है, ओपीडी और लेबोरेटरी को हटा दिया। तो यहाँ टोटल लिखने की वजह जो है ना, टोटल लिखने की वजह ये नहीं है, टोटल लिखने की वजह ये है कि आप ये ना हो कि फिर आप 6 में से कोई एक ले लो या दो ले लो या एक दो हटा दो, ये इसकी वजह है। अब स्टूडेंट को यही प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा यहाँ भी एक मसला है और लास्ट यहाँ भी एक मसला है। डोनेशन एस्टिमेटेड 10% ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द हॉस्पिटल फॉर द फर्स्ट 2 years एंड 12% एंड 3% फ्रॉम ईयर 2 ऑनवर्ड्स। यहाँ भी आई कैप ने क्या वर्ड यूज किया, टोटल। अब मुझे बताएं, आप दोनों जगह टोटल है, आप दोनों जगह क्या ट्रीटमेंट करेंगे, जल्दी बताएंगे। नेट या ग्रॉस? अनम बर्नी और दिशान अख्तर, ठीक है, मुझे भी पर्सनली मेरा मेरा माइंड यही कहता है। समीर मुजफ्फर, अमारा खान, मेरे ख्याल से मुझे, मेरा मतलब मैं थोड़ा सा इसमें डिफरेंट ओपिनियन रखता हूँ। बाकी लोग ट्राई करें प्लीज यार। जी देखें, रेवेन्यू कह रहा है, एक सवाल है मेरा आपसे, एक सवाल है, फंड में ट्रांसफर करना है हॉस्पिटल, ठीक है ना। आप अगर चैरिटी करेंगे, एक मिसाल है मेरे आपसे, तो आप ग्रॉस रेवेन्यू में चैरिटी करेंगे या नेट रेवेन्यू में करेंगे? वैसे तो अच्छी बात है, ग्रॉस पे कर देनी चाहिए, मगर एक बात करूं कि अगर आप किसी को सजेस्ट करते हैं, आप किसी को बोलते हैं यार आपको चैरिटी करनी चाहिए, इतना आप कमाते हैं, इतना आगा खान हॉस्पिटल हो गया, लियाकत नेशनल हो गया, जियाउद्दीन हॉस्पिटल हो गया, आप समझ रहे हैं, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, अब आप इनको बोले यार स्पॉन्सर करें, आप अपने रेवेन्यू का ही 2% स्पॉन्सर कर दें। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखें, जो जो फीलिंग आती है ना रेवेन्यू से, या और आसान कर लेते हैं, पीएनएल में कौन सा रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है? चलिए, इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट में कौन सा रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है? इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू रिकॉर्ड ग्रॉस कभी भी नहीं होता। हाँ ठीक है, हमने अपनी आसानी के लिए ग्रॉस किया, उसकी मैंने वजूहत बताई, वरना वेरिएबल कॉस्ट नहीं आती, सब चीज आती है, हमें तो नेट रिकॉर्ड करना होता है ना। ये कोई हमसे रेवेन्यू पूछेगा तो हम नेट बोलेंगे, कोई हम इसको लंबा चौड़ा थोड़ी बताएंगे यार मेरा रेवेन्यू जो था ना वो 10 अरब था, मगर मैंने 2 अरब का डिस्काउंट दे दिया तो मेरा रेवेन्यू 8 अरब हो गया। मैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज का अल्हम्दुलिल्लाह काफी ऑडिट करता हूँ, तो मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी से ये नहीं बोलूंगा कि यार मुझे अपना ग्रॉस रेवेन्यू बताओ, मैं बोलूंगा भाई नेट रेवेन्यू बताओ, क्योंकि मुझे ऑडिट जो करना होगा, मिसाल दे रहा हूँ मैं तो उसको करूंगा जो एक्चुअली अर्न किया। तो कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अच्छा अब आई कैप चंदा ने क्या किया, आई कैप प्यारे ने क्या किया, हमारे प्यारे आई कैप ने क्या किया, हमारे प्यारे आई कैप ने इन दो में से एक जगह पे नेट ले लिया और एक जगह पे ग्रॉस ले लिया। ओ माय गॉड, अब स्टूडेंट को ये मसला नहीं है नेट और ग्रॉस का,
स्टूडेंट को मसला ये है कि भाई अगर एक जगह आपने ग्रॉस लिया है तो दूसरी जगह भी ग्रॉस ले, और अगर एक जगह आपने नेट लिया है तो दूसरी जगह भी नेट ले। मेरी बात समझ आ रही है भाई? कंसिस्टेंसी तो हो ना। क्या ये खुला तजाद नहीं? ये आवाज आती है स्टूडेंट की तरफ से। अब मैं इसका क्या जवाब दूं? मैंने कहा यार तजाद, खुला तजाद है, क्या कर सकते हैं? ठीक है ना? मेरी बात समझ रहे हैं कि अब प्रॉब्लम ये है कि इन वन केस our beloved examiner is taking net revenue एंड वन केस, मुझे याद नहीं आ रहा ऊपर नेट लिया है नीचे नेट लिया, एक जगह ग्रॉस एक जगह नेट है, तो स्टूडेंट बेचारा जो है ना वो ऐसी तैसी हो जाती है, तो सवाल की वैसी लेंथ आपको मार देती है। पर खैर सवाल इतना मुश्किल नहीं था जितना मुझे शक्ल से लग रहा था। ठीक है, तो ये अब मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है भाई, आपको ग्रॉस लेना है ग्रॉस ले लो, आपको नेट लेना है ले लो, मगर प्लीज ये अल्लाह के वास्ते दोनों को एक रखो ना। मुझे पर्सनली मेरा पूछे तो मेरा मन नेट पे, नेट रेवेन्यू पे होना चाहिए, क्योंकि यार देखो जो कमाया जाता है ना रेवेन्यू, जो रियल रेवेन्यू असल वैल्यू है उसी पे डोनेशन देना चाहिए। वैसे तो डोनेशन ग्रॉस पे देना चाहिए, ठीक है, मगर सामने वाले को आप कम से कम इतने पे तो लाओ, बोलो भाई कम से कम नेट पे तो दे दे भाई, तू कर क्या रहा है। खैर, तो कमिंग बैक टू द स्टोरी, अब आप यहाँ पे आ जाएं जरा। ठीक है, तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई कि नेट रेवेन्यू कितना है। नेट रेवेन्यू में ऊपर लिख लेता हूँ, एक मिनट, ये भी नोट तो नहीं किया ना, ये जगह ऊपर की यूटिलाइज कर लेते हैं, ऊपर का माला, ऊपर का फ्लोर यूटिलाइज कर लेते हैं। 38, ये कितना था यार? अरे यार 32084 इंटू 1.121.08, 38115, थैंक यू थैंक यू, 116 था। ठीक है, अच्छा मैं ऐलान कर बात करता हूँ आपसे, मैं सिर्फ नेट रेवेन्यू लिखूँ। जी भाई, फाइनल करें। हाँ, तो मैं कह रहा था यार फाइनेंसिंग करने जा रहे हैं, तो कितने परसेंट होगी फाइनेंसिंग जो हमारी चैरिटी फंड से हो रही है? चैरिटी फंड हमारा अपना है, 5%। तो हमें इतना कवर करना है। फ्री फ्री, ये समझ आ रही है? मैंने नेट रेवेन्यू कहाँ से उठाया? नेट रेवेन्यू दिया हुआ था ना यार, हमने निकाला था ना इतनी मेहनत से, नेट रेवेन्यू सिर्फ लिख दिया मैंने, और उसको फिर 1.1 और 1.08 कर दिया, क्योंकि वो इन्फ्लेशन और वॉल्यूम लगेगा ना। तो चैरिटी फंड से कितना आ रहा है? ए इंटू 5%, ए इंटू 5%, तो कितना कितना यहाँ से फाइनेंस हो जाएगा? माइनस इसलिए करो ताकि आपके रिक्वायरमेंट बच जाए ना, कितनी 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 फाइनेंसिंग होगी। ये चलें, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, लेस नहीं करते फाइनेंसिंग, लेस ऐसे कर लेते हैं। फाइनेंसिंग, पहली फाइनेंसिंग कहाँ से होगी? पहली फाइनेंसिंग होगी यहाँ से। कितने बन रही है? लगाएं 5%, प्लीज जल्दी से। हाँ लगाएं 5%, कितना आ रहा है? 4325।
4325.25 है ना ये, तो 4325 कर लें, फिर वही 1 × 1.1 × 1 डिवाइड कर लें, या इसका 5% लगा लें, जैसे आपको मुनासिब लगे। 5139 ये हमारी कॉस्ट नहीं है, ये हम ऐसा ही कर रहे हैं। 6104 7252 8615, ठीक है। अच्छा, उसका डोनेशंस पे आ जाए। डोनेशंस कहाँ से आ रहे हैं? ये हमारा इनफ्लो है, A × 10% और A × 12%। शुरू के 2 सालों में आई थिंक 10% है। A × 10%, A × 10%, A × 12%, A × 12%, A × 12%। ए मतलब इसका ये रेवेन्यू का ना, ये रेवेन्यू है ना, नेट रेवेन्यू, इसको हम एक लेट से, यही था ना शुरू के 2 सालों में, मेरे ख्याल से 10 है और फिर 12 है। हाँ ठीक है, चले लगाए। जी 8651 102 10277, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये 12% लगाना, ये आपको लगाना पड़ेगा। कितना आ रहा है? 14651। थैंक यू रिशान। अगला बताएं। एक मिनट 405, ठीक है, थैंक यू। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 172,309 into 0.12 20677 20677 है यार, 8 नहीं आ रहा मेरा। चलो खैर, राउंडिंग ऑफ की वजह से मैं अपनी फिगर से चलता हूँ, मेरा कैलकुलेटर 77.08 दिखा रहा है, ठीक है। 20677 यहाँ से हो गया। अच्छा, एनजीओ, मुझे बताएं एनजीओ के पास जाना पड़ रहा है, ये पैसे पूरे हो गए? क्या पैसे पूरे हो गए? एनजीओ के पास जाना पड़ेगा? जवाब दें, ऐड करके देख लें। एनजीओ ने कहा 8 मिलियन तक मैं देने को तैयार हूँ, ऐड करें जरा, तो क्या बनता है? 20677 प्लस 8615 29222 29292, सॉरी, इस केस में तो जाना पड़ रहा है। यहाँ पहले शुरू से चलते हैं। 4325 प्लस 8651 12796। क्या एनजीओ से पैसे लेने पड़ रहे हैं? जवाब दें, क्या एनजीओ की मदद लेनी पड़ रही है? चेक करना पड़ता है। 20755, यस और नो? अभी देख के क्या लग रहा है? अपेरेंटली, अपेरेंटली टोटल फाइनेंसिंग अभी तक हो गई है, फाइनेंसिंग टिल नाउ, फाइनेंसिंग अरेंज कितनी हुई है अभी तक? क्या एनजीओ को जाना पड़ेगा? यस यस, अ बिग यस। 227833 है यार, अभी 12,000 पे है, एनजीओ पे जाना पड़ेगा। कितने पैसे लेंगे एनजीओ से? पूरे ले लेंगे, 8 मिलियन। उसकी वजह ये है, एनजीओ ने बोला 8 मिलियन से ऊपर नहीं देंगे। हमने कहा भाई हमें तो डेफिनेट बहुत ज्यादा आ रहा है। ये भी कर सकते हैं कि आप इसको माइनस में शो करते हैं ना, माइनस में शो करने से फायदा क्या होता है कि आपके पास डेफिनेट आ जाता डायरेक्ट, इसमें से इसको माइनस करे डेफिनेट आ जाता, दोनों को माइनस करे डेफिनेट आता। खैर चलो, अभी टाइम कम है यार, ऑलरेडी बहुत टाइम लगा चुके हैं इस सवाल पे, तो मेरी बात समझ रहे हैं? इन दोनों को माइनस करके डेफिनेट आता, डेफिनेट ज्यादा है, 27 और 15 12,000 का डेफिनेट है यार, 11-12 हज़ार का, तो 8,000 पूरे लेने पड़ेंगे एनजीओ से, 8,000 पूरे लेने पड़ेंगे एनजीओ से। यहाँ भी डेफिनेट देख रहे हैं, मेरी बात समझ आ रही है? देखें डेफिनेट ज्यादा क्यों कह रहा हूँ, 38,116 आपको चाहिए, और आपके अभी से पैसे जो अरेंज हुए 24,657 अरेंज हुए खाली, डोनेशन ऑफ चैरिटी मिला के। तो इसका मतलब बिल्कुल यहाँ भी हमें एनजीओ से मदद लेनी पड़ेगी, और लास्ट में भी एनजीओ से मदद लेनी पड़ेगी, और यही नहीं, फिर बाकी जो बैलेंसिंग है वो हॉस्पिटल बेयर करेगा, ठीक है। ये निकालने की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि हमारा सवाल खत्म हो चुका है, पेपर में इतना टाइम नहीं होगा। हमारे काम की चीजें 2 हैं, हमारे काम की चीजें, एक तो ये, सॉरी ये नहीं, हमें 2 चीजें रिकॉर्ड करनी है। एक, हमें एनजीओ ने कितने पैसे दिए वो रिकॉर्ड करना है, सही है ना। हमें तो अपने काम की फिगर रिकॉर्ड करनी है ना,
और हमें डोनेशन रिकॉर्ड करना है जो बाहर से आए, क्योंकि हम बाकी सबको अपनी कॉस्ट रिकॉर्ड करके बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो सारा हमारा लॉस है, हमारा नहीं। मेरी बात समझ आ रही है? हमारे लिए ये फिगर निकालना फजूल है, ये आप चाहो तो निकाल लो। इवन तो ये फिगर भी फजूल थी, मगर सिर्फ चेक करने के लिए कि भाई एनजीओ के आने, एनजीओ की जरूरत पड़ रही नहीं पड़ी, इसलिए मैंने ये लिखा। ना इसकी जरूरत है हमें, ना इसकी जरूरत है। आप अगर शौक पूरा करने के लिए करना चाहो कि ठीक है आप कर लो, मगर बेहतर नहीं ख्याल के पेपर में आपको इतना टाइम होगा ना, आपको ऐसा करना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? तो आप बस डायरेक्टली बगैर टाइम वेस्ट किए मजीद 8651 डोनेशन 8651 आ रहा है ना, हाँ 10277 14651 17405 और 20677 ये डोनेशन आ गया। और एनजीओ के पैसे एनजीओ 6 8 डाल दें, उसमें कोई इन्फ्लेशन नहीं लगाएंगे। एनजीओ कह रही भाई इन्फ्लेशन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है जी, चले जी इसको फाइनल करें जल्दी से, शाबाश। क्विकली फाइनल करें, डिस्काउंटिंग करेंगे एंड देन इसको हम क्लोज कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर में सॉल्व करने में कोई इशू नहीं था मुझे, बल्कि ज्यादा आसानी हो जाती, क्योंकि ये सारी वर्किंग एक्सेल में करना थोड़ा सा आसान होता है। बट वो ठीक है, सॉफ्टवेयर की लिमिटेशन वगैरह भी आहिस्ता आहिस्ता हमारे सामने आ रही हूँ। मैं इंशाल्लाह इस पर जल्द एक डिस्कशन भी करने जा रहा हूँ। लेट्स सी अल्लाह करे कि यार ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये रिजॉल्व हो जाए सॉफ्टवेयर के, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि अभी टाइम बहुत है, हो जाएगा मतलब। खैर तो जल्दी से इसको फाइनल कर लेते हैं। 5 लाख ये हो गया जी यार, जल्दी से फाइनल करें इसको फिगर को, शाबाश। कैलकुलेटर चलाएं, क्या बन रहा है यहाँ तक? क्लियर है बात? कोई सवाल है, कंफ्यूजन है किसी का तो पूछ लें भाई। किसी का सवाल है, कंफ्यूजन है, पूछ लीजिए। 1 मिलियन भी आएगा, 109104 है। ठीक है रिवर्स चलते हैं। आप ऐसे चलो, मैं रिवर्स चलूँ। 76532 पावर 4 है, 44160। थैंक यू जीशान। ठीक है, डिवाइड बाय 1.16 की पावर -1, डिवाइड बाय 1.16 की पावर 1, सॉरी 64415 52245। डिस्काउंटिंग कर लेंगे इसकी, तो ये डिस्काउंट कर लो 37873। मजा आया ये सवाल, मजेदार लगा वैसे, जानदार सवाल था। कोई दिमाग खुला आपका इस सवाल को करने से? आईसीडब्ल्यू के सवाल से तो मुश्किल था ये। कल जो जो पिछले लाइव सेशन में आईसीडब्ल्यू का सवाल किया था पहले हमने कभी, उससे तो ये काफी मुश्किल था। आई कैप का लेवल है ना यार, मगर हमें सब चीजों का पता होना चाहिए। हमें ICW का भी पता होना चाहिए, हमें आई कैप का भी पता होना चाहिए। बड़े बड़े सवाल भी, 1.5 पेज के सवाल को भी सॉल्व करना आना चाहिए, और छोटे सवाल को भी सॉल्व करना चाहिए। 164574 हॉस्पिटल लगा लें जी, लगा लें, रिकमेंडेड। क्या ये बात समझ आई? नोटिंग शोटिंग कर लें यार जल्दी से। पहले ये साइड नोट कर लें, फिर बाद वाली साइड नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पहले ये साइड नोट कर लें, स्ट्रक्चर, और ये नीचे वर्किंग बनी हुई है, शुड बी एडेड, और फिर उसके बाद साइड वाली भी नोट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, पूछिए। अच्छा यार, वो आपको मैसेज आया होगा एडमिन की तरफ से, आया है फॉलोअप का? हमारा एक बहुत अच्छा सिस्टम शुरू हुआ है फॉलोअप का, अल्हम्दुलिल्लाह। और आई थिंक आपको मैसेज आया होगा, और आप सबको कहा भी गया है कि यार जवाब दें, और ये हमारी नॉर्मल प्रैक्टिस है अल्हम्दुलिल्लाह। ये लास्ट सेशन में भी हमने स्टार्ट की थी। जिन्होंने जवाब नहीं दिया यार, जवाब दे दें प्लीज। ये मैं हर बंदे का ना कमेंट खुद पढ़ता हूँ, जो आपका रिस्पॉन्स होता है पूरा एक डेटाबेस बनता है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। तो डेटाबेस में आपका रिस्पॉन्स डेट वाइज रिकॉर्ड होता है। अभी पहला वो है, इसकी बेस पे मैं एक रैंकिंग करता हूँ स्टूडेंट का स्टेटस क्या है, क्रिटिकल कौन है, एवरेज कौन है, मीडियम कौन है, गुड कौन है, सही है ना। तो उसके बाद फिर मेरा एक वॉइस नोट भी आएगा, मेरा एक वॉइस नोट इंशाल्लाह आपको इसी वीक में मिल जाएगा, जो है ना मतलब जिन्होंने सबमिट किया। इनफैक्ट जिन्होंने सबमिट नहीं किया था उनको भी मैं कुछ भेजता हूँ, तो आपका वो छोटा सा वॉइस नोट होगा 1 मिनट के अंदर का, तो उसमें आपको आगे क्या स्ट्रेटजी बताई जाएगी बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। तो ये है कि यार ऑनलाइन में आपको पता है कि हमारा ना मतलब राब्ता मुनक़ता होता है आपके साथ, ना मुनक़ता होता है राब्ता। तो ये मैंने एक अल्हम्दुलिल्लाह
कोशिश की है छोटी सी कि यार आप लोगों से एक टच में रहा जाए। फीमेल एडमिन अलग हैं, वो फीमेल स्टूडेंट्स को उन्होंने भेजा होगा, और मेल एडमिन अलग है जिन्होंने मेल स्टूडेंट को भेजा होगा। तो हमने इसलिए बाइफरकेशन किए ताकि आप कन्वीनियंटली उनसे डिस्कस कर लें। कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, आपके पास मेरा नंबर ही मौजूद है भाई, मेरा नंबर भी आप नोट कर लें। कोई आपको वैसे तो आपने देखा ही होगा ग्रुप वगैरह में मेरा नंबर मौजूद है हर किसी के पास अल्हम्दुलिल्लाह, बट कोई इशू नहीं है। कोई भी क्वेरी वगैरह होती है मुझसे वैसे ही पूछ, रिकॉर्डेड वाले रात आपको वो प्रॉब्लम हो, अगर आप कोई कहीं आप फंस रहे हो, आपका नंबर मौजूद होना चाहिए मेरा, ठीक है। डिस्कस करें और रिजॉल्व करें क्वेरीज को, ठीक है। मगर ये कि यार चीज़ें बेहतर करें। और मैं अभी भी कहता हूँ ऑनलाइन एक बहुत ब्लेसिंग है, इज नॉट लेस देन अ ब्लेसिंग फॉर अस, ठीक है ना। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है कि आप अपने हिसाब से पढ़ रहे हो, अपने पेस पे पढ़ रहे हो, आने जाने की टेंशन नहीं है, हालात का कोई मसला नहीं है, कॉस्ट नहीं लग रही आने जाने की, टाइम नहीं लग रहा आने जाने का। जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं उनको रात के 12 बजे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, कुछ नहीं लोग तो भी मुझे पता है रिकॉर्डिंग सुन रहे होंगे वो रात के 12 बजे मेरे पास, कोई क्लाइंट में बैठ कर रिकॉर्डिंग सुन रहा होगा, कोई संडे को रिकॉर्डिंग, संडे को तो खैर हम क्लास भी ले रहे हैं, ठीक है। तो माय पॉइंट इज कि ये फैसिलिटी है यार, अब इसको देखें अनड्यू ना करें, लेक्चर पाइल अप करेंगे। अब देखें ना ऑप्शन 2 में कितने लोग रजिस्टर है हमारे पास माशाल्लाह, ऑप्शन 1 में बहुत ज्यादा है मगर ऑप्शन 2 में भी लोग अच्छे खासे रजिस्टर है, मगर लाइव क्लास में ऑप्शन 2 में अभी भी लोग कम आ रहे हैं। इसका मतलब ऑप्शन 2 वाले हजरात भी आहिस्ता आहिस्ता वो रिकॉर्डेड पे ही जा रहे हैं, वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड में नहीं आ पा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा लम्हा फिक्री है मेरे लिए भी। खैर तो फॉलो अप ये चलता रहेगा आखिर तक। आप लोग इसमें प्लीज कोई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट हो जरूर बताइएगा, और आपको अगर ये चीज़ें समझ आ रही हैं तो अभी आप और लोग जो इस BFD लेने में इंटरेस्टेड है उनको भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, हो सकता है उनको भी कुछ काम आ जाए चीज़ें। और बस रिक्वेस्ट यही है कि यार चीज़ों को साथ साथ लेके चलें, ठीक है। ये हो गया नोट, तो अभी ये साइड नोट कर लें। और प्लीज़ यार देखें, फील फ्री टू डिस्कस एनीथिंग। और वाकई मैं समझता हूँ कि एक गैप आ गया है ऑनलाइन की वजह से, मगर वो गैप इसी तक ब्रिज होगा कि जब कम्युनिकेशन जो है ना स्ट्रांग होगी। लेक्चर्स का पाइल अप नहीं करना है, रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन करना है। देखिए रजिस्टर आपका एसेट है, चाहे मैं सॉफ्टवेयर भी सॉल्व करा रहा होता हूँ, आपने देखा है वहाँ भी मैं कहता हूँ कि यार कुछ चीज़ें नोट कर लो, रिवीजन मतलब आप समझो एक बार लेक्चर ले लो। मुझे पता है लेक्चर लेना इज नॉट वेरी इजी, और मैं लेक्चर को ब्रेक भी नहीं करता इसीलिए कि भाई आप जब क्लास लेने बैठते हैं तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि आप आधे घंटे 15 मिनट के लिए कोई ऐसी गेस्ट अपीयरेंस करेंगे। गेस्ट अपीयरेंस नहीं होती थी ना क्लास में, जब फिजिकल क्लास भी होती थी तो आपकी प्रॉपर अपीयरेंस होती थी। तो ये अगर आधे पौने घंटे का आप लेक्चर ले रहे हैं तो एक गेस्ट अपीयरेंस कर रहे हैं आप लेक्चर में। तो इसीलिए मैं वीडियोस को तोड़ता नहीं हूँ कि भाई आप एक ही गो में बैठे, मूड बना के बैठे, रजिस्टर साथ रखें, कैलकुलेटर साथ रखें, फोकस रहें, और फिर आप लेक्चर लें। और एक बार जिंदगी में लेक्चर लें तरीके से, और बाद में फिर आप अपने रजिस्टर के थ्रू, अपना रजिस्टर अपनी किताब के थ्रू अपनी चीज को स्ट्रॉन्ग करते हैं। बस मेरी ये गुजारिश है। अच्छा एक रिक्वेस्ट ये थी, जो लोग मेरे पास ICW वाले क्वेश्चन जो हमने किए थे लास्ट लाइव क्लास में, याद है जो 2 सवाल किए थे ना बड़े बड़े, यार उनकी अगर आपने नोटिंग की हुई है तो मुझे जरा प्लीज अगर उनकी पिक्चर्स भेज देंगे तो मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, मैं उसको फिर अपनी बुक का भी पार्ट बना लूंगा। ये जो ICW का क्वेश्चन था ना ग्रैंड टेस्ट 1 और 2, इसका प्लीज क्वेश्चन 1 और 2 का आपका अपना सोल्यूशन जो हैंड रिटन सोल्यूशन है उसको अगर आप उसकी मुझे सिर्फ पिक्चर्स भेज दें, और अगर पिक्चर्स को अगर आप PDF कन्वर्ट कर सकते हैं, कैमस कन्वर्ट कर सकते हैं, थोड़ी सी जहमत होगी अगर पॉसिबल है तो, कोई 1-2 स्टूडेंट भी मुझे भेज देंगे ना तो मेरे लिए बड़ा आसानी हो जाएगी। मैं इसको इसी तरीके से प्रिंट करवा लूंगा जिस तरीके से फिर हमारे पास जो है वो आपके पास सॉल्व हुआ होगा, ताकि ये क्या आसानी रहे, क्योंकि वो इस तरह लिखने में नहीं है ना, और iCAD का सॉफ्टवेयर में सेव का ऑप्शन नहीं है, तो थोड़ा सा इशू था। ठीक है चलेंगे यहीं तक रखते हैं, कोई चीज नोट करनी है अपने नोट कर लें प्लीज। देखें ये अगेन ये सारी एफर्ट्स, फॉलो अप्स, टेस्ट, लेक्चर इसीलिए है कि भाई हम बस जिसे कहते हैं ना कि सक्सेस इंश्योर करें इंशाल्लाह। और लास्ट बट नॉट लीस्ट देखें हम जितनी मेहनत कर लें अल्लाह ताला की मर्जी शामिल ना हो कुछ नहीं हो सकता। तो प्लीज़ कोशिश करें कि मतलब जिसे कहते हैं कि अल्लाह ताला को राज़ी रखें, और नमाज भी पढ़ते रहें, दुआ भी करें, अपने लिए भी दुआ करें, तमाम स्टूडेंट्स के लिए भी, बाकी लोगों के लिए भी दुआ करें। पता नहीं किसकी दुआ किसका कबूल हो जाए। ठीक है चलें यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात रहती है। प्लीज़ लाइव क्लासेस को मिस ना करें, ठीक है, और जो रिकॉर्डेड लेक्चर दिए जा रहे हैं उनको टाइमली कवर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज़।